हेलो, चलो मालिक, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? क्लियर है? यस यस यस। बाकी जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है एक बार सभी लोग बता दो फटाफट, आवाज आ रही है क्या? यस, कनेक्टेड, ओके। स्क्रीन एंड अदर चीज भी क्लियर है? डन। ओके, अच्छा, गुड इवनिंग। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने ये इतना बड़ा अनाउंसमेंट जरूर सुना होगा कि पूरा का पूरा डीटीएन इंटरनेशनल टैक्स का फास्ट ट्रैक फॉर द पर्पस ऑफ May 23 एंड November 23 हम क्या कर रहे हैं, टोटली फ्री ऑन यूट्यूब। इससे रिलेटेड जो नोट्स मैं यूज कर रहा हूं ये मेरे फास्ट ट्रैक नोट्स है, एंड जो चार्ट्स भी हम इसमें यूज करेंगे या क्वेश्चनर जो यूज करेंगे ये मेरे नोट्स है, जिसको आप चाहें तो ekatwamacademy.com, vlearnclasses.com या wowclasses.com से आप ले सकते हैं, या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग मटेरियल है तो भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बुक दिखा देता हूं, फास्ट ट्रैक बुक दिखा देता हूं, जो फास्ट ट्रैक मॉड्यूल आपका प्रिपेयर किया है। ये मल्टी कलर रखा गया और इसके अंदर में जनवरी 23 तक के जो सप्लीमेंट आए हैं और जो चेंजेस, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर आए हैं वो सारे के सारे कवर किए गए हैं। सो यू डोंट नीड टू रश फॉर अमेंडमेंट्स। अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको May 23 या November 23 के लिए अलग से अमेंडमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देखेंगे बुक को 3 कलर कोड दिए हुए हैं, एक ब्लैक जो जनरल कॉन्सेप्ट्स कवर करता है, ग्रीन जो इंपॉर्टेंट है, और रेड जो अमेंडमेंट कवर करता है। यस, चलिए, सिंस आप फाइनल में हैं आज कई सारी बातें करेंगे, ये सीए सीएमए फाइनल दोनों के लिए है। तो अगर आप सीए फाइनल में हैं या सीएमए फाइनल में हैं, आप दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। यस, आप दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। हालांकि जो लोग नवंबर या दिसंबर 23 दे रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर एक्स्ट्रा आएंगे जो आप समझ सकते हैं, उसका वैसे भी हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब के ऊपर डाल देंगे, यूट्यूब से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज, जो बुक्स का सेट आप लेंगे इसके अंदर में पहला फास्ट ट्रैक बुक होगा, दूसरा जो मैं आपको दूंगा चार्ट्स दूंगा। फास्ट ट्रैक बुक भी अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन इंडिया में सिर्फ ये एक चार्ट है जो डीटी के ऊपर बना हुआ है, एंड आई टेक प्राउड फॉर इट कि इसमें 100 मार्क 100 पेजेस, मैंने बुक को भी नाम दिया हुआ है 100 मार्क 100 पेजेस। 100 पेजेस के अंदर में आपका डीटी प्लस इंटरनेशनल टैक्स के पूरे टॉपिक इसके अंदर में कवर किए हुए हैं। साथ साथ में क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है, क्वेश्चन बैंक के अंदर में आपका सारे क्वेश्चंस कवर्ड है जो अपडेटेड है, तो इसके साथ आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, तो आपको क्वेश्चन बैंक, चार्ट्स एंड फास्ट ट्रैक बुक मिलने वाला है जिसको हम प्रिपेयर करेंगे। इस फास्ट ट्रैक के अंदर में मैं बात करूं तो कितने लेक्चर होने वाले हैं, रफली इसके अंदर में 30 से लेके 40 लेक्चर्स तक के हो सकते हैं। राइट, जो रोज शाम यूट्यूब के ऊपर होगा। अगर आप इसे कभी बाद में देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर में ये अवेलेबल रहेगा, तो आप देख सकते हैं, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि फास्ट ट्रैक टोटली फ्री है, आप लोग क्या कर सकेंगे, तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, इससे क्या होगा, सबके सब प्रिपेयर कर पाएंगे। 30 से 40 लेक्चर हम चाहेंगे जितने जल्दी लेक्चर कम हो उतना बेहतर है, पर आप जानते हैं कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स एक तरफ और डायरेक्ट टैक्स एक तरफ, ये आप खुद भी जानते हैं, ना मुझे बताने की जरूरत है कि लगभग 50 टॉपिक है। अगर देखे जाए तो अकेले डीटी के ही आपके इंस्टीट्यूट जो देता है 4 मॉड्यूल देता है। यस और नो, इंस्टीट्यूट ही अकेले 4 मॉड्यूल देता है डीटी के, तो सब्जेक्ट को मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि ये बहुत 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 ज्यादा वास्ट है। यस, अच्छा जी, इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं, सब्जेक्ट रिलेटेड आपको कोई क्वेरी रहती है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड कोई क्वेरी है 8956651954 पे आइए। अगर आप बुक्स या बाकी सेल्स रिलेटेड कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं 895678425152 और 53 के ऊपर कॉल करें। मान लीजिए आप बुक्स ऑर्डर कर देते हैं और उसके बाद आपको अदर क्वेरीज के लिए चाहिए, तो 8956784256 के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये नंबर आपके पास रखिएगा, राइट, जस्ट इन केस आपको बुक्स एंड अदर चीजों के लिए ये लग सकता है। राइट, सर क्या हम इसमें इंटरनेशनल टैक्स भी कवर करने वाले हैं? आंसर इज यस, हम इसमें इंटरनेशनल टैक्स भी कवर करने वाले हैं। नाउ लेट अस फोकस कि मेजर इशू क्या होते हैं। अभी चैप्टर नंबर 1 जो है इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर रहा हूं, मैं बाकी सारे टॉपिक्स के पीडीएफ आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा, इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम पे, सीए विजय सारडा चैनल है,
CA विजय साडा चैनल है, और जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका मैंने PDF ऑलरेडी उसके ऊपर शेयर कर रखा है, तो आप वहां से जाकर के क्या कर सकते हो, ले सकते हो। चलिए अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं, जितने लोग यहां पे आकर के बैठे हैं मुझे एक बात बताइए, फाइनल में DT के साथ मैं आपको बताऊं क्या क्या प्रॉब्लम आता है। पॉइंट नंबर पहला, आप लोगों ने करीब 3 साल हो गए या शायद उससे ज्यादा DT पढ़ा ही नहीं है। कम ऑन, एक्सेप्ट इट और नॉट। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों ने काम भरपूर किया है, पढ़ा नहीं है। अब इशू क्या है, प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस में हम लोग टैक्स से इनकम निकालते हैं, यस, और बुक्स में हम लोग क्या करते हैं, इनकम से टैक्स निकालते हैं। इतना तो आपको समझ ही क्या होगा। आर्टिकलशिप के अंदर में तरह तरह की चीजें सीखने को मिली, जिसके अंदर में सबसे ज्यादा थी कि भैया कंप्यूटेशन कैसे करना। बहुत हिम्मत लगा के कंप्यूटेशन किया, सब किया, उसके बाद एंड क्या होता था, क्लाइंट को फोन करो, पूछो इतना टैक्स भरेगा क्या, क्लाइंट को पूछो इतना टैक्स भरेगा क्या। तो मतलब प्रैक्टिकली टोटल अलग है और थ्योरी इज टोटली डिफरेंट, ये पहली चीज। दूसरी सबसे बड़ी गड़बड़ जो बच्चों के साथ होती है वो ये होती है, या आपने कभी अटेम्प्ट दे दिया होगा फाइनल का तो आपको समझ में आएगा। दूसरी सबसे बड़ी गड़बड़ जो आप लोगों के साथ होती है वो ये होती है कि आप लोगों का थ्योरी बहुत अच्छे से स्ट्रांग है, राइट, प्रैक्टिकल जीरो है। मतलब कई जगह पे आपको प्रैक्टिकल पता ही नहीं है। एज फार एज द टॉपिक्स आर कंसर्न, एज फार एज द टॉपिक्स आर कंसर्न, यस। टॉपिक्स के अंदर में अगर आप देखेंगे तो कई टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आप ऑफिस में आपने कई बच्चों ने काम ही नहीं किया, मैक्सिमम केस में असेसमेंट्स में कभी काम नहीं किया, यस, ट्रांसफर प्राइसिंग्स में कभी काम नहीं किया, इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड काम नहीं किया। तो ऐसी बहुत सारी जगह, टर्निज टैक्सेशन हो गया जहीं काम नहीं किया, AOP BOI का कंप्यूटेशन कभी नहीं किया। तो ऐसे केस में थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। बच्चा मोटे मोटे तौर पे क्या पढ़ के जाता है, कंप्यूटेशन, क्योंकि कंप्यूटेशन आता है तो वो PGBP, कैपिटल गेन, IFOS, डिडक्शन, TDS, ये 5 टॉपिक तो वो पढ़ के जाता। दूसरा चैरिटेबल ट्रस्ट, वो एक पढ़ के जाता क्योंकि उसको पता रहता मोटे मोटे तौर पे आना इतना ही है। लेकिन जब वो पेपर में जाता है तब उसको समझ में आता कि असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी पेपर में पूछा गया है, और असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी को वो हाथ ही नहीं लगाता क्योंकि करीब 30-40 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर में कवर हो जाते हैं, एंड विच आर डिवाइडेड अमॉन्ग्स 13 to 14 टॉपिक्स, विच इज टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन, ट्रस्ट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एटसेट्रा एटसेट्रा, यस। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। अब इस फास्ट ट्रैक में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस फास्ट ट्रैक के अंदर में हम कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे और प्रॉब्लम्स भी कवर करेंगे। मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी करें जो आपकी छूट गई है, यस। तो हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ साथ में रिवीजन भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब अगर आप फास्ट ट्रैक बुक को देखेंगे तो करीब करीब 50 टॉपिक आपको रखे गए हैं। सर ये एक जन्म में पढ़ने हैं? हाँ, ये एक अटेम्प्ट में पढ़ने, जन्म नहीं, अटेम्प्ट, ये एक अटेम्प्ट के अंदर में पढ़ने हैं। हालांकि मैं आज ही आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको पहले ही दिन बता दूं कि रफली आपका पेपर किन चीजों पे बेस्ड होता है, इंक्लूडिंग द अमेंडमेंट मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेसिक्स, क्योंकि आपको लगभग 25 मार्क के जो क्वेश्चंस आते हैं टोटल इनकम वाले क्वेश्चंस, उसमें एंड में एक ही चीज लिखी होती है, टैक्स पेएबल। तो अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, पहला तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो आपका है बेसिक एंड टैक्स कैलकुलेशन। दूसरा रिटर्न ऑफ इनकम। एवरी ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर आपका रिटर्न एक ऐसा टॉपिक आता है जिसके अंदर में अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो रिटर्न, जैसे इस साल का अपडेटेड रिटर्न एक नया कॉन्सेप्ट आया है तो वो यहां पे कवर किया गया है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे आपका असेसमेंट प्रोसीजर, ये थियोरेटिकल पार्ट है पूरा, वो 143 से लेकर के 153 तक का टॉपिक, जो बहुत सारे बच्चे उठाने से ही डरते हैं कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, ना मैंने ऑफिस में कभी किया है ना मेरे बस की बात है, तो उठाने से ही डरते हैं। पर बिलीव मी, आप इस सब्जेक्ट में मोहब्बत करेंगे, इससे मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन बहुत ही छोटा है, मतलब ये 3 टॉपिक दिए गए हैं पर एग्जाम में ये इतने ज्यादा नहीं पूछते, एक्सेप्ट द रिवीजन पार्ट। रिवीजन में 264 वाले पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो रिवीजन को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, उसमें भी 264 वाले पार्ट को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। इसके बाद में सर्च एंड सीजर देखा जाए तो ये टॉपिक प्रैक्टिकली बहुत बड़ा है, लेकिन एग्जाम में ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, राइट। इस टाइम पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, आप लोगों को पता होगा, जो बच्चे एटलीस्ट 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं उन लोगों को आइडिया होगा, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन नाम का एक टॉपिक आपको हुआ करता था। यस, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन को हटा करके आप लोगों को डिस्प्यूट रिजोल्यूशन लेकर के आया है। तो ये प्योरली नया कॉन्सेप्ट है, ये प्योरली नया कॉन्सेप्ट है जो लेकर के आया है। तो मुझे लगता है कि मई, जून, नवंबर, दिसंबर 23 में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस पर मिल सकते हैं, या एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको इसके ऊपर मिलना ही चाहिए।
यस इसके बाद में क्लबिंग एग्रीकल्चर, ये बच्चे जैसे टॉपिक हो गए, अब फाइनल लेवल पे ये इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कैपिटल गेन पीजीबीपी, ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं। कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी ये आपके कंप्यूटेशन के मेन टॉपिक्स बनते हैं। यस इसके बाद में टैक्सेशन ऑफ फर्म, टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई, इनमें मोटे मोटे तौर पे जो आप पीजीबीपी में पढ़ते हो वही वापस से रिपीट होता है, सिर्फ टैक्स रेट एंड अलावेबिलिटी ऑफ डिडक्शन अलग होता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं बनते। अगर आपका पीजीबीपी अच्छे से हो गया तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। यस इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंपॉर्टेंट बनता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंपॉर्टेंट बनता है, स्पेशली दो चीजें, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट एंड टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स। यस कई ऑथर्स इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ना पढ़ा करके टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट एंड टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स के नाम से पढ़ते हैं। एक सवाल मेरे से पूछा जा रहा है, मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या हम भी फेस टू फेस आकर के बैठ सकते हैं क्या? सर बिंदास आकर के बैठिए, हमने तो फास्ट ट्रैक ही हमारे तरफ से फ्री कर रखा है, तो आपको अगर फेस टू फेस आकर के बैठने की इच्छा है तो जरूर आइए, इससे एक डिसिप्लिन बहुत अच्छा आता है। यस ऑनलाइन में आपका डिसिप्लिन रहे ना रहे, फेस टू फेस में आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छे से आ जाता है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, हाँ पूछा जाता है, ये आपको सेपरेट क्वेश्चन बोल करके नहीं पूछते, बट एक आधी एडजस्टमेंट्स डाल देते जिसके कारण सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड काम का हो जाता है। देन सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, इनमें अमेंडमेंट भी रहे तो फाइनल लेवल पे ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बनते, राइट। इसके बाद डिडक्शंस, ये इंटरनेशनल टैक्स में भी काम का आएगा जब एनआर टैक्सेशन के क्वेश्चंस आएंगे, या फिर आपके ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चंस आएंगे, या फिर आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आएगा। डिडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस इसके बाद में इंटरेस्ट अंडर 234 ABC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है, पेनल्टी प्रोसीजर्स के साथ भी पूछा जाता है, ऑफेंस प्रोसिक्यूशन के साथ भी पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है। पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, यस कई बार अगर आप देखेंगे पेनल्टीज के अंदर में एक ही सेक्शन है जो आपसे पूछते हैं, वो है अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग। यस ये एक ही क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग। हालांकि पेनल्टी टॉपिक्स आप उठा करके देखेंगे मॉड्यूल में ये बहुत बड़ा दिया हुआ है और बहुत सारी पेनल्टीज दी हुई है, पर अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन एक ऐसी चीज है जो कई जमाने से पूछी नहीं गई है, बराबर है। प्रोसिक्यूशंस एक ऐसी चीज है जो कई जमाने से पूछी ही नहीं गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं जो अभी दिसंबर में सप्लीमेंट्री इशू किया है इंस्टीट्यूट ने, प्रोसिक्यूशन में इसमें भयानक चेंज आए हैं। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए हर प्रोसिक्यूशन जहां पे 2 इयर्स का जेल, 1 ईयर का जेल, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स दिया था, इन सब के आगे ऐड करके वर्ड लिख दिया गया है फाइन। मतलब सिर्फ प्रोसिक्यूशन नहीं, प्रोसिक्यूशन में फाइन। तो कई जमानों बाद प्रोसिक्यूशन में भी चेंज आया है और यह चेंज आपको हर जगह इंपैक्ट करता है। यस इसके अलावा टीडीएस, आप नवंबर 22 के अगर स्टूडेंट रहे होंगे जो अब एग्जामिनेशन दे रहा है, यस तो आप जानते हैं टीडीएस का ऐसा घुमा के क्वेश्चन फेंका था कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा, आधे से ज्यादा बच्चे सीधे हैंग कि ये पूछा क्या है और ये कौन से प्रजाति के क्वेश्चन है जो आए हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। स्पेशली कई सेक्शन जो है टीडीएस में बहुत रैपिडली चेंज हुए हैं। 194M, N, O, Q, S, R, ये नए सेक्शंस हैं जो इसके अंदर में आए हैं। टीसीएस के अंदर में 206C1, G1, H, इसके अंदर में भयानक चेंजेस आए हैं, जिसके कारण ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। फिर टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, HUF इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। AMT मैट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैट के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। AMT तो खैर इंटर में चला गया है तो इतने क्वेश्चन आपको उसमें नहीं पूछते, पर मैट के ऊपर आपको पूछा जाता है। टर्नेज टैक्सेशन इंपॉर्टेंट नहीं। टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट में 2021 के अंदर में भयानक अमेंडमेंट आए थे। यस क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन, डेनोवो रजिस्ट्रेशन की बात हो गई थी। सारे चैरिटेबल ट्रस्ट जितने भी थे इन सबको री रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस लगाए गए थे। तो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट जो था, राइट, एक सेक्शन 12A 12AA हुआ करता था, ये दोनों हटके एक 12AB नाम का सेक्शन इंसर्ट हो गया। फिर अगर आप देखेंगे टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज आ जाता है, इनको हम टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज बोलते हैं, दैट इज टैक्सेशन ऑफ फंड एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सभी में अगर मैं बात करूं तो टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, ये हाल फिलहाल में एग्जामिनर के फोकस के ऊपर है क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा चेंज हो रहे हैं और सबसे ज्यादा पॉलिसीज भी इनके ऊपर बन रही है। तो ये दो सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं, सीधा आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। इंटरनेशनल टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस का स्पेसिफिकली सेक्शन 6 एंड सेक्शन 9 के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें रेसिडेंशियल स्टेटस की, मॉड्यूल में आपको रेसिडेंशियल स्टेटस नाम का कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, इट इज कवर्ड इन एनआर टैक्सेशन। तो एनआर टैक्सेशन जो आपका चालू होता है ना, उसमें सबसे पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस दिया हुआ है और फिर आपका एनआर टैक्सेशन शुरू होता है।
यस, पर हमने हमारी बुक में इसको अलग अलग रखा है क्योंकि बच्चे को आदत है पहले से इसको अलग पढ़ने की। तो सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 9 सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरी बात, पोयम की गाइडलाइन भी आप यहीं आके पहली बार पढ़ते हो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाली। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की गाइडलाइंस भी आपको यहीं काम आती है। इसके बाद अगर हम बात करें DTAA, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस DTAA से आते हैं। यस, वो आपको बोलते हैं कि 91 के अंदर में अगर किसी कंट्री के साथ हमारा अग्रीमेंट नहीं है तो रिलीफ निकालो, तो यहां आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता है। इसके बाद हमें ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इक्वलाइजेशन लेवी एक बिल्कुल नई चीज है, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसी एंटिटीज को टैक्स करने के लिए तो इक्वलाइजेशन लेवी, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लेवी यहां से लगाई गई है। एनआर टैक्सेशन ऐसी चीज जिसको आप बिल्कुल ओपन करके बंद कर देते हो। यस, बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एनआर टैक्सेशन से भी मोहब्बत होगी तो आप शायद आज बिलीव ना करें, बट आप इस जर्नी को मेरे साथ लेकर के चलिए, आपको पता चलेगा कि कहां कहां क्या क्या इंपॉर्टेंट आएगा। फिर अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। अगर आप देखें 2019 से जब से अल्टरनेटिव टैक्स आए हैं इंडिविजुअल के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए या कंपनीज के लिए, इन पे बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन अब उनके पास बहुत सारा स्कोप है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने का और धीरे धीरे वो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना चालू कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मैं मार्क करवा रहा हूं। एंड इस साल का जो चेंज आया है मैंने उसको एक सेपरेट चैप्टर बना करके दिया है, VDA, दैट इज वर्चुअल डिजिटल टैक्सेशन। मैंने इसे एक सेपरेट चैप्टर बना के दिया, हालांकि ये कोई चैप्टर नहीं है। यस, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक एडवांस रूलिंग नाम का टॉपिक भी आपको दिखता है जो इंटरनेशनल टैक्स का होता है, मैंने 9th नंबर पे डाला हुआ है। तो ये भी एक टॉपिक है जो चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग हुआ करता था, आर से बार में ये चला गया है, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग पे शिफ्ट हो गया है। तो पावर एंड अथॉरिटीज इसके अंदर में चेंज हुई है। बाकी टॉपिक पहले भी इजी था, आज भी इजी है। यस, तो मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको सबसे पहले यह बता दिया कि भैया 50 टॉपिक आपको दिए हैं, इसमें से कौन सी चीज है जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको सबसे ज्यादा क्या करना है मालिक, फोकस करना है। यस मालिक, चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैक्स कैलकुलेशन से और बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन से। मैं ये जो फास्ट ट्रैक पढ़ा रहा हूं इसके अंदर में अज्यूम करता हूं कि आपको डीटी नहीं आता। क्या ये अजम्पशन सही है? क्या ये अजम्पशन सही है? हाँ या हाँ, है ना, ये अजम्पशन सही है ना एकदम, डीटी नहीं आता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी आता होगा तो हम यहां पे चालू करेंगे। इसके अलावा 2 मिनट के लिए दिखा दूं आपको, हम लोगों ने चार्ट्स बनाए हैं। इस चार्ट्स में भी अगर आप देखेंगे तो आपका पूरा 52 टॉपिक्स इसके अंदर में हमने कवर कर रखा है, इंक्लूडिंग जो इंटरनेशनल टैक्स में ब्लैक मनी आता है वो भी मैंने इस चार्ट्स के अंदर में डाल रखा है, राइट। और अगर आप देखेंगे चार्ट्स आपको पूरे फुल कवरेज के साथ आता है। जैसे अगर आप देखेंगे आपका पूरा बेसिक 2 पेज में कवर है, लेजिबल राइटिंग में A3 साइज में आता है और ये पूरा का पूरा अवेलेबल है। फिलहाल आपके ऊपर मैं चले जाता हूं फास्ट ट्रैक मॉड्यूल के ऊपर, और फास्ट ट्रैक मॉड्यूल के ऊपर फर्स्ट चैप्टर चालू करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस। जब भी हम चालू करेंगे, जो नोट्स है आपके, नोट्स को आप 1 मिनट अंडरस्टैंड कर लीजिए। सबसे पहले आपको इंडेक्स दिया हुआ है पूरा का पूरा, इंडेक्स के साथ साथ कई कई जगह पे कुछ नोट्स दिए हैं। मतलब कोई कंटेंट अगर हम किसी और चीज के साथ पढ़ने वाले हैं तो मैंने आपको वो बताया। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हम टैक्स पढ़ रहे हैं पर ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, और नीचे आपको बताया है कि इस साल कहां कहां अमेंडमेंट आया है। तो आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी हो जाएगा कि अमेंडमेंट कहां आया है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली चीज, अगर मुझे टैक्स लगाना है तो आपको नहीं लगता सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होनी जरूरी है? यस, ये इनकम टैक्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आती कहां से है? क्या टैक्स के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रोविजन रखी है? कोई भी लॉ जब बनता है इसका मदर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। यस, तो टैक्स के लिए भी दिया गया है आर्टिकल नंबर 265। कौन सा दिया गया है बोलो जल्दी से? आर्टिकल नंबर 265। तो एक बार मेरे साथ सभी लोग रीड करेंगे आर्टिकल नंबर 265। नो टैक्स, क्या बोला बेटा? No tax can be levied or collected except by authority of law। यानी किसी भी तरीके का टैक्स लगाना है। अब किसी भी तरीके का टैक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, मतलब क्या मैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं? सो नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड। लेवी का मतलब क्या है? इंपोज करना। सोचिए, अगर देश के प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे आते हैं और वो कहते हैं कि भाई और बहनों, आज से मैं अटेम्प्ट टैक्स लगाता हूं।
कोई भी नाम दे देते हैं। पहला सवाल, क्या देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से रातों रात नोट बदल सकते हैं, जिस तरह से रातों रात किसी जगह पे कोई इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, क्या वो किसी नए टैक्स को लगा सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि आर्टिकल नंबर 265 ने कहा कि किसी भी तरीके के टैक्स को बदलना है तो आपके पास क्या होना जरूरी है? पहला, कोई अथॉरिटी चाहिए जो इस लॉ को पास करे, और दूसरी बात, एक लॉ चाहिए। मतलब देयर शुड बी अ लॉ, एंड ये लॉ किसने पास करना चाहिए? अथॉरिटी ने। तभी या तो आप इंपोज कर पाओगे या तो आप कलेक्ट कर पाओगे। तो इंपोज या कलेक्ट करना है तो आपको एक लॉ चाहिए, मतलब पूरा का पूरा लॉ बना हुआ होना चाहिए, और ये लॉ किसी अथॉरिटी ने पास करना चाहिए। नाउ प्लीज टेल मी, हु इज द अथॉरिटी हु पास द लॉ? पार्लियामेंट। यस, किसने कहा? आर्टिकल नंबर 245। आर्टिकल नंबर 245 ने कहा पार्लियामेंट इज द अथॉरिटी हु कैन पास द लॉ। लेकिन सोच के बताइए, क्या पार्लियामेंट साल भर सेशन में होता है? क्या पार्लियामेंट साल भर सेशन में होता है? आंसर इज नो। अब सपोज पार्लियामेंट साल भर सेशन में नहीं है और इसी टाइम पे देश को अचानक से नए लॉ की जरूरत पड़ गई, यस, नहीं कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कोई नया एक्ट पास करना पड़ा। अब जैसे कोविड एक अचानक से आया हुआ सिचुएशन था, उसके लिए हमें कई नए डिसीजंस लेने पड़े। अब पार्लियामेंट सेशन में तो है नहीं, तो क्या लॉ नहीं बन पाएगा? बन पाएगा। आर्टिकल नंबर 123, प्रेसिडेंट कैन प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस। सो अथॉरिटी मतलब क्या? अथॉरिटी मतलब दो, या तो पार्लियामेंट या तो प्रेसिडेंट, या तो पार्लियामेंट या तो प्रेसिडेंट। सो पार्लियामेंट अगर सेशन में है, पार्लियामेंट विल मेक लॉ, और पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है, प्रेसिडेंट कैन पास एन ऑर्डिनेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरीके से लॉ बन सकता है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। क्या ये जो ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा है, इसको बिल्कुल रिकॉग्निशन लॉ के जैसा मिलता है? पूछिए, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? 2019, 2020 ये दो ऐसे ईयर रहे हैं जहां पे ऑर्डिनेंस के थ्रू नए लॉ को लाया है। ये जो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम आप देख रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस के थ्रू ही आए थे। ये कोई पार्लियामेंट में पास किया हुआ लॉ नहीं था, ये ऑर्डिनेंस इंसर्ट करके आपके बुक्स के अंदर में इंसर्ट किए गए थे। सो क्या इनको बिल्कुल लॉ के जैसी ही एप्लीकेबिलिटी मिलती है? आंसर इज यस। जब तक पार्लियामेंट सेशन में नहीं आ जाता, ऑर्डिनेंस ही आपका लॉ रहता है, और जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आए, या तो वो इस ऑर्डिनेंस को पास करके एक्ट बना दे, या कोई नया एक्ट इसके जगह पे लेके आ जाए और ऑर्डिनेंस को खत्म कर दे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा जी, सो नो टैक्स, एक बार फिर से बोलिए, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कोई लॉ चाहिए टैक्स लगाने के लिए, और ये लॉ किसने पास करना है? अथॉरिटी ने पास करना है। अथॉरिटी मतलब कौन? पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट। अच्छा जी, मुझे एक बात बताइए, हम बात कर रहे हैं टैक्स की, हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? टैक्स की। एक बच्चों जैसा सवाल पर पूछने की जानबूझ के इच्छा है मेरी। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो है ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। चलो जल्दी से फटाफट डिफरेंस बताओ, जब वर्ड खोदने निकले तो क्विक क्विक बताते जाओ। व्हाट इज द डिफरेंस? डायरेक्ट टैक्स इज अ पर्सनल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ इम्पर्सनल टैक्स, हाँ या ना? दूसरी बात, डायरेक्ट टैक्स को हैंडल कौन करता है? द बॉडी इज कॉल्ड एज सीबीडीटी। इनडायरेक्ट टैक्स को हैंडल कौन करता है? द बॉडी इज सीबीआईसी। सॉर्टेड है मालिक ये? अच्छा जी सर। सर टैक्स जो हम कलेक्ट करते हैं, टैक्स जो हम कलेक्ट करते हैं, ये सेंटर कलेक्ट करता है या स्टेट कलेक्ट करता है? आई एम श्योर, मैं ये सवाल आपसे जानबूझ के पूछ रहा हूं क्योंकि आप उस जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं जहां पे आप ऑनलाइन पे करते हैं और काम खत्म कर देते हैं। यू डोंट नो वेयर इट इज गोइंग। सवाल तो इंपॉर्टेंट है ना ब्रो, कि भैया जा कहां रहा है ये? किसको जा रहा है, सेंटर या स्टेट? सेंटर को जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कभी सोचा? सेंटर को जा रहा है, यस सेंटर को जा रहा है, पर ऐसा हो क्यों रहा है? कहां लिखा था कि ये सेंटर को जाएगा? कहीं तो लिखा होना चाहिए ना ये सेंटर को जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सर, आप भूल नहीं सकते, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कहां लिखा है ये सेंटर में जाएगा। देखिए हुआ क्या कि जब पावर्स बनाए गए, कुछ पावर सेंटर को दिए, कुछ पावर स्टेट को दिए और कुछ पावर बोथ को दिए। यस, द ग्रेट श्री बाबा साहेब अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग ही इस तरीके से किया था कि कभी एक के हाथ में 100% पावर आए ही ना।
यस, नहीं तो वो अपने आप को राजा समझ बैठेगा। यस, और हमारा देश जो है ये डेमोक्रेसी के थ्रू चलता है, तो एक के हाथ में अगर सब कुछ आ गया तो फिर तो मैटर ही खत्म हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, कुछ पावर सेंटर को दिए, कुछ पावर स्टेट को दिए, और कुछ पावर जो दोनों मिल करके एक्सरसाइज करेंगे। यस, अगर आपको याद होगा तो ये चीज डील करती है आर्टिकल नंबर 246 रीड विथ शेड्यूल 7। आर्टिकल नंबर 246 रीड विथ शेड्यूल 7, कुछ पावर्स किसको मिले बेटा, यूनियन को, और ये सारे पावर एक लिस्ट में लिख दिया जिस लिस्ट को कहा गया यूनियन लिस्ट। यस, कुछ पावर किसको मिले बेटा, स्टेट्स को मिले, इसको कहा गया स्टेट लिस्ट, और कुछ पावर बोथ को मिले, इसे कहा गया कॉन्करेंट लिस्ट। इसे क्या कहा गया, बोलो बेटा, कॉन्करेंट लिस्ट कहा गया। यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82, यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 के अंदर में कवर किया गया टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। क्या कवर किया गया, बोलो जल्दी से, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। तो लिखते जाइए रजिस्टर में। सो इनकम टैक्स कहां कवर किया जाता है, इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करता है भैया, सेंटर कलेक्ट करता है। कहां से आया था ये पावर, एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 कहता है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। क्या कवर कर रहा है बेटा ये, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। यस, सर मतलब क्या एग्रीकल्चर पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, सेंटर के पास पावर नहीं है। ये पावर किसके पास है, स्टेट के पास। स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 46, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। क्या बोलते बेटा, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, स्टेट के पास है पावर। हालांकि अगर आप देखेंगे, आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, जिन लोगों को एग्रीकल्चर इनकम भी आ रही है, क्या आपने कभी ऑफिस में देखा कि भैया ये दोनों अलग अलग पे हो रहे? आंसर इज नो। आपने कभी नहीं देखा कि ये दोनों अलग अलग पे हो रहे। आप तो एक साथ पे करते हो। याद करो, आप ऑनलाइन एनएसडीएल की वेबसाइट पे जा रहे, चलान नंबर 280 आता है, चलान नंबर 280 में डिटेल्स भरी, पैन नंबर डाला, अमाउंट पे कर दी। आपने तो नहीं देखा अलग अलग पे हो रहे। तो फिर सेंटर और स्टेट का ये लॉजिक क्या है? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, इसके पीछे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत जबरदस्त काम किया है। पावर भले ही किसके पास है, स्टेट के पास है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना है या नहीं, पर टैक्स कलेक्ट एक ही जगह पे किया जाता है, वो है सेंटर। टैक्स कलेक्ट एक ही जगह पे किया जाता है, वो है सेंटर। और ये सारा टैक्स सेंटर पे कलेक्ट होके जाता है सीएफआई के अंदर में। कहां जाता है, बोलो जल्दी से, सीएफआई, जिसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहां जाता है ये, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू ये जाता है। सर किसने कहा था ऐसा? आर्टिकल नंबर 270 जरा पढ़ेंगे मेरे साथ तो मजा आएगा। आर्टिकल नंबर 270 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जरा देखिए। ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, यस, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड, जो हम बोलेंगे उसको छोड़ करके, all taxes and duties except specified shall be levied by central government and distributed between union and state। union और state के बीच में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा in a manner specified by president। आप क्या करेंगे, पूरा एक ही लेवल पे करेक्ट करेंगे। सेंटर कलेक्ट करेगा और उसके बाद वो स्टेट को डिवाइड कर देगा इन दैट मैनर जो प्रेसिडेंट एंड फाइनेंस कमीशन ने कहा। समझ में आ रही बात? तो सेंटर ही इसको कलेक्ट करेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। पूरा टैक्स जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, बाद में वो स्टेट के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ रही बात? मेरे को एक सवाल है, ये जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं, पावर कहां से आया? एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट। जरा चेक कर लीजिए, ये यहां लिखा हुआ है, इनकम टैक्स इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट। एग्रीकल्चर इनकम इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 46 टू द स्टेट लिस्ट। क्लियर? अच्छा, मेरे को एक और सवाल है, ये जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं, क्या टैक्स सरकार के लिए रेवेन्यू है, हाँ या ना? क्या टैक्स सरकार के लिए रेवेन्यू है, हाँ या ना? हाँ। सरकार इससे क्या कर सकती है? इस टैक्स से रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट कुछ भी बना सकती है। आर्मी पर्सनल की सैलरी पे कर सकती है, पुलिस पर्सनल का सैलरी पे कर सकती है। हाँ ब्रो, मुझे एक बात बताओ, यानी टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है, टैक्स जो कलेक्ट किया जा सकता है, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस।
जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, हाँ या ना? बराबर है, टैक्सेस किसी भी पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। बहुत सही। पर आप मुझे एक बात बताइए, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आर्टिकलशिप में आपने जितना देखा, क्या आप टैक्स में सिर्फ टैक्स कलेक्ट करती हैं या टैक्स के साथ साथ सरचार्ज भी कलेक्ट करते हैं? सरचार्ज के साथ साथ HEC दैट इज सेस भी कलेक्ट होता है, तब जाके आपका फाइनल टैक्स पेबल बनता है। से यस लिखते जाइएगा, सर मैं बार बार बोलूंगा नहीं। तो जब आप टैक्स पे करते हैं, आपका टैक्स पेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअली 3 थिंग। यू पे टैक्स, टैक्स किसके थ्रू आया? एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट के तहत आया। जाता कहां है? सेंटर के पास। सेंटर कहां रखता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। बराबर है। पर्पस क्या हो सकता है? एनी पर्पस, ये अब तक हम पढ़ते आए। चलिए सरचार्ज के बारे में बात करते हैं। सरचार्ज के बारे में बात करते हैं। यू टेल मी सरचार्ज, व्हाट इज सरचार्ज? इज इट एन एडिशनल लेवी? इज सरचार्ज एन एडिशनल लेवी? Yes or no? Yes, surcharge is an additional levy. Surcharge is levied on income or surcharge is levied on tax? मतलब सरचार्ज एक परसेंटेज आता है, ठीक है। चलिए आज आपके बेसिक और पेशेंस दोनों टेस्ट कर लेता हूं, राइट। सरचार्ज एक परसेंटेज के थ्रू का लेके जाता है। किसका परसेंटेज होता है वो? इनकम का या टैक्स का? वैसे जवाब इसका ना मेरे को 1 सेकंड में आना चाहिए था, और इंटर के बच्चे को पूछोगे ना 1 सेकंड में जवाब देगा, पर आप तो फाइनल के बच्चे हो और सॉफ्टवेयर में काम किए हुए हो, तो भूल गए 3 साल पहले ये काय पे आता था। शक्लें देखो नालायकों की, शक्लें देखो। सवाल जब पूछ रहा हूं ना, ये सोच रहे सच में इनकम का परसेंटेज था या टैक्स का परसेंटेज था? कुछ तो था। अगर आप भी इस तरीके की दुविधा में हो तो तुम फाइनल के स्टूडेंट हो। अगर आप भी इस कश्मकश में बैठे हो कि मेरे साथ जिंदगी में क्या चल रहा है, तो तुम फाइनल के स्टूडेंट हो। ध्यान तो सुनना तेरा बात को। सरचार्ज इज एन एडिशनल लेवी। सरचार्ज कैसा है बेटा? एडिशनल लेवी। सर लगाने का पावर कहां से आता है? आपने कभी नहीं पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 271 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 271 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मजा आ रहा है तो सर वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, ऐसा मुझे मेरे मार्केटिंग टीम ने बोला था। मैं बोल रहा हूं, आई सीरियसली हेट दिस लाइन। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या मजाक है, हर जीवन में मार्केटिंग वाले कुछ भी कराते हैं। पार्लियामेंट में एट एनी टाइम, आर्टिकल पढ़िए, आर्टिकल 271। सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं? दोनों। इनकम टैक्स क्यों आया उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं हम। पार्लियामेंट में एट एनी टाइम इंक्रीज एनी ड्यूटीज एंड टैक्सेस बाय सरचार्ज। तो भैया ये इंक्रीज किया जा सकता है सरचार्ज से। सो भैया सरचार्ज लगाया जाता है। इट्स एन एडिशनल लेवी, इट्स एन एडिशनल लेवी, राइट। आर्टिकल 271 इसको लगाने का पावर देता है। आर्टिकल 271 इसको लगाने का पावर देता है। क्या आपको पता है जो सरचार्ज भी आपसे कलेक्ट किया जाता है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ही पार्ट बनता है। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ही पार्ट बनता है, राइट। क्या किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, एनी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है बेटा? एनी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। सुनो ना, अगर आप देखेंगे आपका टैक्स क्या होता है? डिवाइड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। याद आ रहा है आर्टिकल नंबर 270, ये क्या होता था? डिवाइड होता था। टू योर सरप्राइज सरचार्ज सिर्फ यूनियन रखता है, डिवाइड नहीं करता। अगर आप देखेंगे मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, राइट, उन्होंने सरचार्ज को बढ़ाया, टैक्सेस को नहीं। यानी पैसा सेंटर पे रहे और हम नई नई स्कीम निकाल सके। दैट्स अ वेरी गुड मास्टर प्लान, आई मस्ट से। दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक मास्टर प्लान। कि भैया कुछ चीज जो सोच रखी थी, उन्होंने थॉट दे रखे थे कि ये सेंटर के थ्रू चलाएं। हो सकता है उनके मन में आया हो कि अगर स्टेट्स में चले जाए तो ये शायद बढ़ जाएगा या उन तक पहुंच नहीं पाएगा जिनको इसकी सच में जरूरत है। पर आज आप सोचिए सेंटर इतनी सारी स्कीम निकाल रहा है, दनादन स्कीम निकाले जा रहा है। आयुष्मान भारत निकाला, इसके अलावा क्लीन गंगा प्रोजेक्ट निकाला, उसके बाद में रोड्स, डैम, 4 धाम कॉरिडोर बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब के लिए बहुत बड़े फंड की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सेंटर है आज कहीं ना कहीं सरचार्ज से निकाल रहा है। ये समझदारी वाला डिसीजन था, मैं कहता हूं। इसके बाद में HEC स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जा सकता है। सर आपने उस चीज का जवाब नहीं दिया, सरचार्ज किसका परसेंटेज होता है?
सर सरचार्ज इज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स, तो जो आप टैक्स निकालते हैं टैक्स का परसेंटेज होता है सरचार्ज। यस चलो सर एचईसी जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। माइट भी जब तक कि आप आईपीसीसी में होंगे या इंटर में होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, तब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भैया जो एचईसी है उसको हम कहीं ना कहीं पहले सेस बोलते थे, CESS, और वो होता था 3% के हिसाब से। अब एचईसी है कितने परसेंट के हिसाब से, 4%। 4% ऑन व्हाट, 4% ऑन टैक्स। सो इट्स अ 4% ऑन टैक्स। सर टैक्स या टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज का 4% इफ एनी। क्लियर है? तो जो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, अच्छा एचईसी सिंस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो सकता है, देयर इज नो क्वेश्चन हम इसको सेंटर में डाल रहे हैं या स्टेट, वो सिर्फ दो ही पर्पस के लिए यूज हो सकता है, हेल्थ एंड एजुकेशन। आप सोचिए आपको कोविड के अंदर में, कोविड सिचुएशन में फ्री डोजेस मिले, इसका पैसा कहां से आया? क्योंकि कंपनी ने तो दवाई बनाने का पैसा जरूर लिया होगा, हाँ या हाँ, कंपनी ने दवाई बनाने का पैसा लिया, लेकिन पैसा आया कहां से? एचईसी। इतने सालों से जो सेस कलेक्ट किया जा रहा है वो। आपने दूसरी चीज सुनी होगी सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान एजुकेशन सेस के लिए यूज किया जाता है। मिड डे मील स्कीम में जो फूड प्रोवाइड किया जाता है वो इधर से प्रोवाइड किया जाता है। यस तो टैक्स, सरचार्ज एंड सेस, ये तीनों का कलेक्शन होता है। चलिए वापस से एक बार मेरे साथ फटाफट रिकॉल कीजिए। आर्टिकल 265 से शुरू किया था, कहां पहुंच गए? आर्टिकल 265 से शुरू किया था, कहा था नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी मतलब कितने? दो, या तो पार्लियामेंट या तो प्रेसिडेंट। यस जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को जाता है, सेंटर पे कलेक्ट होता है, बाद में ये डिवाइड होता है। लेकिन सरचार्ज जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ कौन रखता है? सेंटर। वर्ड देखिए क्या है आर्टिकल 271 के, पार्लियामेंट में एट एनी टाइम इंक्रीज द ड्यूटीज एंड टैक्सेस बाय सरचार्ज फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन, फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन, एंड दैट इज द रीजन सरचार्ज जो कलेक्ट किया जाता है वो सिर्फ सेंटर के पास रखा जाता है। यस एंड द होल प्रोसीड्स ऑफ एनी सच सरचार्ज शैल फॉर्म पार्ट ऑफ CFI, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यस और नो मालिक? अच्छा जी चलिए एप्लीकेबिलिटी पे भी बात कर लेते हैं। इज इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया? आंसर इज यस। इनकम टैक्स हमेशा से लैंड रेवेन्यू बोल करके कलेक्ट हुआ है, एंड लैंड रेवेन्यू होने के कारण ये ऑल होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है, ना एक्सेप्शन वो जम्मू कश्मीर का ना पहले था ना आज है। द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक और चीज करते हैं, वो है द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये सब आपके मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 1 में लिखा है। हो सकता है आपने कभी पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, पर ये सब आपके मॉड्यूल में लिखा है, कभी खोल के देख लीजिएगा। तो ये जो फास्ट ट्रैक भी ये पूरा मॉड्यूल के हिसाब से चलेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1962। सो खुद इनकम टैक्स एक्ट 1962 मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है इनकम टैक्स में। सो पहली चीज जो आपको पढ़नी है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1962, ये आपको पढ़ना है, राइट। दूसरी चीज जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है नोटिफिकेशन। दूसरी चीज जो आपको पढ़नी है मालिक, ये क्या पढ़ना है? नोटिफिकेशन। सर आप ये पूछेंगे सर नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है, चलो बोलते जाओ फटाफट। अच्छा बिलीव मी ये सब आपको आपके मॉड्यूल में दिया है, और मैं आज पहले दिन आपका बेस वापस से क्रिएट कर रहा हूं जो 2-3 साल से पूरा हिल चुका है, राइट। बोलो भैया। बोलो भैया। नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है? कन्वेइंग सम इंफॉर्मेशन, ओके। कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज यू मीन? यस नोटिफिकेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। देखिए भारत सरकार अगर कुछ भी नया लेके आती है तो उसे लोगों तक के कैसे पहुंचाएंगे? ओनली थ्रू अ notification, yes or no? So notification, yes, what is notification? Notification is communication of change। किसी भी तरीके का क्या आता है बेटा? चेंज आता है तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू लाया जाता है। नोटिफिकेशन इशू कौन करता है? CBDT अंडर सेक्शन 119। तो CBDT इशू करने का पावर रखती है। जब हम इनकम टैक्स अथॉरिटी नाम के चैप्टर में जाएंगे तब हम इसको रिकॉल करेंगे। यस ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। तो मान लीजिए अगर आपका एग्जाम मई या जून 23 के अंदर में है तो नवंबर 22 तक के जितने भी आपको नोटिफिकेशन आए होंगे सब बाय डिफॉल्ट में आपको एप्लीकेबल। नवंबर
23 तक के, नवंबर 22 तक के जितने भी नोटिफिकेशन आए होंगे सब आपको एप्लीकेबल। अगर आप नवंबर या दिसंबर 23 के अंदर में देख रहे हैं तो मई 23 तक के जितने भी नोटिफिकेशन रहेंगे ये सब आपको क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा अगर ये फास्ट ट्रैक तुम नवंबर 23 के लिए भी देख रहे हो तो डरना मत, सिर्फ इसके साथ साथ नोटिफिकेशन जो चेंजेस आएंगे वही देखने पड़ेंगे। अच्छा जी सर इसके अलावा आपको एक और चीज पढ़नी पड़ती है, वो होता है सर्कुलर, क्योंकि डीटी में सिर्फ आप क्या नहीं पढ़ सकते, एक्ट नहीं पढ़ सकते, आपको नोटिफिकेशन भी पढ़ना है, आपको सर्कुलर भी पढ़ना है। एनीवन व्हाट इज सर्कुलर? क्लैरिफिकेशन टू whom? To the department itself. Very good. Why? नाउ अंडरस्टैंड, क्लैरिफिकेशन ये है, बट मैं आपको समझाता हूं कि इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाते हैं, जरा समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा ये क्या है, बड़े प्यार से समझा रहा हूं। ये मैंने आपके लिए कुछ बनाया, इंटरप्रीट, व्हाट इज दिस? इंटरप्रीट करिए, ये क्या है मैडम? हाँ जो दिल में आ रहा है वही बोलना है। एक जार या बॉटल है, जार या बॉटल, हाफ एम्प्टी जार, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, वाटर विथ सम आइस, वाटर विथ सम आइस। अच्छा हाँ, सम में बी कॉल्ड एज लिकर, किसी को कचरे का डब्बा भी लग सकता है। अब मेरी एक बात समझना मेरे दोस्त, आपने क्या किया मेरे दोस्त, आपने अपनी इच्छा के हिसाब से, आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, या फिर आपने जो देखा उस हिसाब से इंटरप्रेट किया। अब सोचिए क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिसने एक्ट बनाया, अब ऑफिसर हु इज सिटिंग इन मुंबई, ऑफिसर हु इज सिटिंग इन दिल्ली, और ऑफिसर हु इज सिटिंग इन कोलकाता, और ऑफिसर हु इज सिटिंग इन चेन्नई कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सेम लॉ मैंने भी आपके सामने रखा, आपने इंटरप्रिटेशन अलग अलग निकाला। अब यही डिपार्टमेंट भी सेम लॉ पे खुद ही अलग अलग एक्ट करने लग जाए। इमेजिन कोई एक एक्सपेंसेस है जिसको मुंबई सीआईटी अलाउ कर देता है, दिल्ली सीआईटी डिसअलाउ कर देता है, कोलकाता सीआईटी बोलता है वी विल वेट फॉर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। अब सेम चीज के ऊपर अगर अलग अलग ओपिनियन आने लग गए तो आपको नहीं लगता लोगों का भरोसा उठ जाएगा? यस तो डिपार्टमेंट में क्लैरिफिकेशन रहे इसलिए क्या इशू किया जाता है, सर्कुलर इशू किया जाता है सर, फॉर क्लैरिफिकेशन। कौन इशू करता है सर? सीबीडीटी इशू करता है अंडर सेक्शन 119, 6 months बिफोर एग्जाम। तो सारे सर्कुलर 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल पूछने जाता हूं, यह सवाल 2 बार ओल्ड सीए फाइनल सिलेबस में पूछा है, न्यू में अब तक नहीं पूछा, जिसमें आप एग्जिस्टिंग में इसमें आज तक नहीं पूछा, पर ओल्ड में यह पूछा गया है। यू टेल मी डिपार्टमेंट ने सर्कुलर क्यों निकाला था? बिकॉज टू हैव अ क्लैरिटी, मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई वाले ऑफिसर अलग अलग कर सकते हैं। नाउ यू टेल मी एज अ टैक्स पेयर कैन आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम डिपार्टमेंट? That means circular is mandatory for department. It is not mandatory for SSC. Can I conclude the line? Yes. You tell me. जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं जल्दी से बताइए, जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं क्या ये बात आप भी अग्री कर रहे हैं क्या? सर डिपार्टमेंट का सेम ओपिनियन रखने के लिए सर्कुलर लाया, बट एज अ टैक्स पेयर कैन आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम द डिपार्टमेंट? दैट इज द रीजन केस लॉ अराइजेस, नो? सो कैन आई से सर्कुलर is mandatory on department, not mandatory on assessee? Circular is mandatory on department, not mandatory on assessee. As a taxpayer I can have a different opinion at any point in time. I can have different opinion, no? Yes. चलो जी, एंड इसके बाद एक और चीज होती है, वो होता है केस लॉ। यस, सो अंडर द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स यू हैव इनकम टैक्स एक्ट, यू हैव नोटिफिकेशंस, यू हैव सर्कुलर्स, यू हैव केस लॉज। यस, केस लॉ कौन कौन से? जनरली हम ITAT लेवल के, हाई कोर्ट लेवल के एंड सुप्रीम कोर्ट लेवल के केस लॉज देखते हैं। आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जितने जुडिशियल अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारे जुडिशियल अपडेट्स वो होंगे जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं या रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस के अंदर में डाले होंगे, राइट? तो हम उतने कवर करेंगे। चलिए, स्कोप ऑफ इनकम टैक्स ये क्लियर है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स? चलो इधर आ जाओ, फटाफट नोट्स के अंदर में देख लेना, आपके नोट्स में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है।
सो नोट्स के अंदर में देखिएगा, नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज इशूड बाय सीबीडीटी, ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। तो जितना डिस्कशन हम कर रहे हैं वो सब नोट्स में भी आपको दिख जाएगा। सर्कुलर इज अगेन इशूड बाय सीबीडीटी, ऑल सर्कुलर 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। जनरली हम 3 तरह के डिसीजन कवर कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड ITAT। क्लियर है? चलो इसके बाद में वी ऑल नो, आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्या है? आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर है 22-23, आप सभी लोगों के लिए असेसमेंट ईयर है 23-24 फॉर ऑल दोज हु आर गिविंग मई या नवंबर 23, जून या दिसंबर 23। तो आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर चेंज हो चुका है। प्रीवियस ईयर इज 22-23, असेसमेंट ईयर इज 23-24 फॉर द होल सिलेबस। यस मालिक? अच्छा जी सर। सर इसके अलावा एक और सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। सर, what is previous year? What is assessment year? The previous year is the year in which we earns the income. Okay. Fair enough? Everybody agree to it? बहुत बढ़िया। तो यहां पे मुझे जवाब मिला, the previous year is the year in which income is earned. ऑनलाइन जितने भी बच्चे बैठे हैं वो मुझे बताएं, क्या वो कोई डिफरेंट ओपिनियन रख रहे हैं? तो मुझे जल्दी से बताइए। यस, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर क्या डेली लाइव इसी टाइम पे होगा? आंसर इज यस, रोज डेली लाइव इसी टाइम पे होगा। आज आना, दरबार ओपन है। चलो जी, अब आपको पता है आपने क्या किया? आपने अपना प्रैक्टिकल नॉलेज डीटी में घुसाने की कोशिश की और यही आपसे होती है गड़बड़। मैंने आपसे सवाल पूछा व्हाट इज प्रीवियस ईयर, आपने बोला द ईयर इन विच इनकम इज अर्न। दैट्स अ वर्नैक आंसर। प्रीवियस ईयर इज द ईयर प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर इज द डेफिनेशन। चलिए ऐसी एक और चीज पूछता हूं आपसे, सोर्सेज ऑफ इनकम बताइए जल्दी से। पीजीबीपी, कैपिटल गेन, IFOS, सैलरी, HP। याद आ रहा है? अगेन ये लोग गलत है। सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड, हेड्स ऑफ इनकम आर 5। समझ में आ रहा है? यही गलती तुम फाइनल में करे जा रहे हो। समझ आ रहा है तुमसे? यस। चलिए एक और सवाल पूछता हूं, गाय दूध देती है हाँ या हाँ? अब चुप है। हाँ, अब बिल्कुल। अरे गाय दूध नहीं देती, गाय से दूध निकालना पड़ता है। तो ये गलती तुम कर रहे हो, मेरी बात समझना, यही बस बेसिक गलती है। प्रॉब्लम क्या है? एग्जामिनर तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है तुम डेफिनेशन लिखो, तुम क्या लिख करके आ रहे हो? वर्नाक जो तुमने ऑफिस में सीखा है। ओ सेठ, तुम समझ में आ रहा है क्या क्या गलती कर रहे हो? ये बेसिक गलती बस हमें ये ना बुलाती है, मगर जाने का नहीं। इंस्टीट्यूट बुला रही है बेटा, दोबारा जाने का नहीं है अपने को। व्हाट इज प्रीवियस ईयर? क्या कहीं लिखा है? मालिक लिखा है सेक्शन। हाँ जी, जल्दी से आओ। आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर आपको पूछा है। आपका प्रीवियस ईयर इज रिटर्न इन सेक्शन नंबर 3, whereas your assessment year is written under section 2 subsection 9. Assessment is the year of 12 months starting from 1st April every year. So assessment year means the period of 12 months starting from every year. तो हर 1 अप्रैल को जो आपका पीरियड चालू होगा 12 मंथ्स के लिए, वो हो जाएगा क्या बेटा? असेसमेंट ईयर। एंड द ईयर, फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अब इसका फायदा समझिए, एक एमसीक्यू है, मेरी ही एमसीक्यू बुक में मैं पूछ रहा हूं, आपसे वापस पूछता हूं, थियरी में फटाफट जवाब दीजिएगा। असेसमेंट ईयर means a period of 12 months, whereas the previous year can be of less than 12 months. Do you agree? Yes. क्योंकि assessment year complete 12 months का, 12 मंथ से कम का कभी भी असेसमेंट ईयर नहीं हो सकता, पर प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का हो सकता है। यस। सो आप लोगों के लिए बताइए प्रीवियस ईयर क्या बन रहा है? आप लोगों के लिए बन रहा है प्रीवियस ईयर 22-23 और आप लोगों के लिए असेसमेंट ईयर क्या बन रहा है? 23-24। नाउ यू टेल मी भाई साहब, बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1/5/2022, बिजनेस कमेंस्ड ऑन 1/7/2022. What is my previous year? What is my assessment year? जितने बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है जल्दी से जवाब देंगे मेरे को, वीडियो को लाइक कर देंगे।
प्रीवियस ईयर वुड बी 22-23, असेसमेंट ईयर वुड बी 23-24। इसमें तो आई थिंक कोई लफड़ा नहीं है। अब मुझे एक और बात मेरा बच्चा बताएगा, प्रीवियस ईयर काउंट कहां से करोगे? ईयर आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि देखिए रिटर्न जब हम लोग भरते हैं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता डेट का, वहां सीधा प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 आता है। बट यू टेल मी, प्रीवियस ईयर जब काउंट करेगा एओ, असेसिंग ऑफिसर, वो कहां से काउंट करेगा? डेट ऑफ कमेंसमेंट और डेट ऑफ स्टार्टिंग, ये है एमसीक्यू। सो द प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ commencement. Yes, the previous year will start from the date of commencement. Previous year starts from the date of commencement. तो इससे हमने ये सीखा, in case of business commencement, previous year starts from, बोलो बेटा, date of commencement. सो इससे हमने ये सीखा, अगर बिजनेस स्टार्ट होता है तो प्रीवियस ईयर डेट ऑफ कमेंसमेंट से स्टार्ट होता है, एंड हेंस प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ लेस देन 1 ईयर। समझ में आ रही बात? चलो जी, अच्छा जी, अगर आपको याद हो एक जनरल रूल आपने पढ़ा था, जनरल रूल था, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। कुछ याद आ रहा है? बचपन की धुंधली यादें। यस, आपके वो जब आप कौले बच्चे थे, धुंधली यादें थी कुछ, प्रीवियस ईयर की इनकम है, असेसमेंट ईयर में टैक्स होगा। रियल लाइफ में हमें पता चलता है कि ड्यू डेट इतनी एक्सटेंड हो जाती, मां कसम की वो असेसमेंट ईयर का भी असेसमेंट ईयर हो जाता। समझ में आ रही बात? ये रियल लाइफ है, आम जिंदगी नहीं है, मेंटोस जिंदगी। पर हम समझते हैं जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। डू यू एग्री? बट इज दिस प्रिपोजिशन एप्लीकेबल इन ऑल केसेस और देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन? आर देयर सर्टेन एक्सेप्शन? यस, आर देयर सर्टेन एक्सेप्शन? यस और नो? यस, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। और ये चीज चैप्टर नंबर 1 में थ्योरी में पूछते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में अगर थ्योरी में कुछ पूछा जाता है तो वो ये है, व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर? यस, द फर्स्ट एक्सेप्शन इज AOP BOI formed for short duration. AOP BOI formed for short duration. कोई AOP BOI जो सिर्फ short duration के लिए बना होगा। Let me tell you an example. अब कई छोटे छोटे इवेंट होते हैं, जैसे गरबा का कोई इवेंट हुआ, राइट? जैसे रिसेंटली 2BHK एक रेस्टोरेंट है पुणे के अंदर में, उन्होंने अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट करवाया लाइव। मतलब दे हैव इनवाइटेड अरिजीत सिंह सर फॉर द पर्पस ऑफ अ स्टेज शो। नाउ स्टेज शो 2 दिन का इवेंट, 1 दिन का इवेंट, लेकिन इस इवेंट की टिकट बची, मनी कलेक्ट हुए, इवेंट मैनेजर्स को पेमेंट हुआ। सोचिए कितने मल्टीपल चीजें एक साथ इन्वॉल्व हो गई इसमें, ठीक है? पर क्या ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था? यस। अगले साल ऐसा ही कोई इवेंट 2BHK कराएगा, इसकी कोई गारंटी? यस। अगले साल अरिजीत सिंह सर भी यहां आएंगे, इसकी कोई गारंटी? अगले साल 2BHK भी टिके रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट आप मेरे को एक बात बताइए, इनकम जनरेट हुई? इनकम जनरेट हुई तो टैक्स पे करना पड़ा। अब मुझे बताइए, एओ अगर, राइट, एओ गई 2BHK के ओनर के पास, एओ जाती है 2BHK, हाय 2BHK को ना रहे मैडम, हाँ बताइए, देखिए एक काम कीजिए, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट? 2BHK का ओनर, मैडम पुढच्या वर्षी लवकर या, अगले साल आइए, अगले साल दूंगा। आपने बेसिक लॉ नहीं पढ़ा, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, आपको पढ़ाया नहीं किसी ने? नहीं। यू टेल मी, अगले साल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे एओपी बीओआईज जो होते हैं, इन पे टैक्स उसी साल कलेक्ट किया जाता है, इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। यानी एक बार देखो, इंस्टीट्यूट ने आपको क्वेश्चन पूछा था, इन केसेस के लिए प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर, ऐसा भी सवाल सही है क्या? जरा बताना वाला। प्रीवियस ईयर ही इनके लिए असेसमेंट ईयर भी बन जाता, प्रीवियस ईयर में ही कमा के प्रीवियस ईयर में टैक्स देना है। तो इन लोगों को क्या करना पड़ता है? प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ता है। पहला एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। दूसरा एनआर शिपिंग बिजनेस, ये हम एनआर टैक्सेशन में भी पढ़ेंगे।
एनआर शिपिंग बिजनेस, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। अब सोचिए कोई शिप इंडिया के अंदर में आई, नॉन रेसिडेंट शिप है, क्या अगली बार वो इंडिया आएगी? नहीं। कस्टम लॉ के हिसाब से भी इस शिप को इंडियन पोर्ट लीव करने से पहले इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है मेरे दोस्तों? इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो एनआर शिपिंग बिजनेस। तीसरा क्लोजर ऑफ बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस क्लोज कर रहा है, राइट, मैं बिजनेस को BIZ लिख रहा हूं तो अंडरस्टैंड कर लेना, हमारे पास कंटेंट ज्यादा है और टाइम कम, तो इतना अंडरस्टैंड करके चलना सब लोग मालिक, ठीक है? यस, क्लोजर। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस क्लोज कर रहा है, आपको लगता है उस बिजनेस से रिलेटेड कंप्लायंस वो अगले साल करेगा? जब बिजनेस ही क्लोज हो गया तो किस बात का कंप्लायंस? अरे भाई, जब डाइवोर्स ही ले लिया, मन ही खट्टा कर लिया, अब क्या उसके स्टेटस को देखना? जब मन ही खट्टा कर लिया तो उसके स्टेटस को क्या देखना? इसी केस में अगर आप बिजनेस क्लोज करते हैं तो उसका पैन कार्ड सरेंडर होता है और इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यस। फोर्थ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ये एक पावर है जो शायद ही कभी इनकम टैक्स ने यूज किया है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कभी भी ऐसा लगता है कि पीपल लाइक विजय माल्या, नीरव मोदी, राइट, ये लोग देश छोड़ के चले जाएंगे। अब सोचो अगर किसी के घर पे रेड पड़ी, राइट, और उसके घर पे तहखाने मिले गोल्ड से भरे हुए, आपको क्या लगता है वो आदमी इंडियन लॉ सिस्टम और इंडियन मीडिया को समझते हुए कभी भी देश में रुकना चाहेगा? यहां तो उसको समझ रहे हैं ना आप, यहां तो उसकी पूरी असेसमेंट हो जाएगी। नाउ वो आदमी क्या करेगा? अपना सब कुछ बेच के निकलने की कोशिश करेगा। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कभी भी ऐसा लगता है दैट अ पर्सन विल बी लीविंग इंडिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, वो क्या कर रहा है? अपना सब कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स, तो उससे उसी साल टैक्स भरवा सकती है। लेकिन इनकम टैक्स ने इतनी फुर्ती कभी नहीं दिखाई आज तक। आप समझ रहे मेरी बात को? इनकम टैक्स ने इतनी फुर्ती कभी दिखाई ही नहीं। पांचवा, पर्सन लीविंग इंडिया, पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली, पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली, वो इंडिया अगर लीव कर रहा है परमानेंटली। अगर कोई परमानेंट वीजा के लिए अप्लाई करता है तो वन ऑफ द डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड इज इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। यस, तो उसे उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स भर के इनकम टैक्स क्लियरेंस लेकर के फिर क्या करना पड़ता है? परमानेंट वीजा अप्लाई करना पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जनरल रूल इज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। हालांकि इसके 5 एक्सेप्शन है और यही थ्योरी में चैप्टर नंबर 1 में सबसे ज्यादा बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। 5 ही एक्सेप्शन है, फटाफट याद रख लें। हाँ, पहला AOP BOI फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। ये 5 ही एक्सेप्शन है। यस। अच्छा जी, वैसे अगर देखा जाए ना, एक रियलिस्टिक बात बताता हूं, विद द एडवेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड TDS, you actually pay the tax in previous year itself. You substantially pay the tax in previous year itself. तो कहने के लिए ये 5 एक्सेप्शन है, अदरवाइज आज के तारीख में देखा जाए तो इनकम कमाने से पहले बेचारा टैक्स पे कर देता है इन द नेम ऑफ TDS। तो लॉजिक ये है उसका, राइट? ओके, इधर आइए मालिक। सो असेसमेंट ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ये MCQ में पूछा जाएगा, कंप्लीट 12 मंथ्स। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इस जनरल रूल था भैया, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, इनकम ऑफ NR AOP BOI फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, पर्सन लिविंग इंडिया विथ नो इंटेंशन टू रिटर्न बैक, likely to transfer the property to avoid tax and discontinued business। क्लियर है? 5 एक्सेप्शन है इसके। चलिए, टैक्स आप तभी कलेक्ट कर सकते हैं जब ऐसी पर्सन हो। चलो एक इजी सा पॉइंट बताओ जल्दी से। पर्सन का डेफिनेशन कहां लिखा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। पर्सन्स के जगह पे कुछ जगह इनकम टैक्स में SAC वर्ड यूज किया गया है, राइट? ध्यान से सुनिए, फाइनल में जितना पर्सन का डेफिनेशन काम का नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा डेफिनेशन काम का है SAC। दिस इज द सेकंड चीज जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछती चैप्टर नंबर 1 में एज अ थ्योरी। तो थ्योरी में चैप्टर नंबर 1 से 2 ही चीजें पूछी जाती है, या तो एक्सेप्शन या तो SAC। ये 2 ही चीजें जो थ्योरी में पूछी जाती, बाकी सब आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है, ठीक है? पर्सन जल्दी बताओ। सबसे पहला इंडिविजुअल, याद आ रहा है क्या मालिक? पर्सन के डेफिनेशन में सबसे पहला कौन था? इंडिविजुअल। चलो याद करके देखो, इंडिविजुअल में मेल कवर होते, मेल कवर होते, फीमेल कवर होते, बाकी सब थर्ड जेंडर।
यस, एनी पर्सन हु इज अ नेचुरल पर्सन इज कवर्ड इन इंडिविजुअल। दूसरा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा फर्म, फर्म इंक्लूड्स LLP। यहां लिख के रखें एक्सेप्ट फॉर 44 AD 44 ADA, एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ 44 AD 44 ADA। कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी AJP। डू यू अग्री? याद रखने लायक सिर्फ ये चीज, बाकी पर्सन का डेफिनेशन बिल्कुल याद मत रखना, एग्जाम में आता भी नहीं। बच्चे जब थे आप तब पूछा जाता था, इंटर लेवल तक के, फाइनल लेवल पे नहीं पूछते। काम की चीज है असेसी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। असेसी का डेफिनेशन मैं आपको थोड़ा डिटेल में लूंगा। अगर आप इंडिया भर की टेस्ट सीरीज देखोगे, इंडिया भर जो टेस्ट सीरीज लेते ना, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जब वो पहला टॉपिक का टेस्ट सीरीज लेंगे ना, आपने देखना असेसी इज द मैंडेटरी क्वेश्चन दे आस्क, बिकॉज ये इतने बार पूछा गया है। तो मैं आपको टेस्ट सीरीज के लिए भी यही प्रिपेयर कर लूं कि क्या तेरे को पूछा जाएगा, लॉजिक समझ ले तू, राइट। असेसी में 3 पार्ट बनते हैं मेजरली। असेसी मीन्स एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स। Assessee means every person who is liable to pay tax or any other sum under the act. Assessee means every person who is liable to pay tax or any other sum under the act. चलिए, पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम। पहले ना यहां पे सिर्फ टैक्स वर्ड लिखा था, तो एक केस लॉ ऐसा था जहां पे असेसी ने क्या किया, एओ ने उसको टैक्स निकाल के दिया, पेनल्टी दी, फीस दी। वो महान, इतने तेजस्वी लोग हैं भारत के, उसने सिर्फ टैक्स पे किया और इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन पे ही नहीं किया, एंड ये प्रूव कर दिया केस में कि आपने असेसी मुझे तभी कहा है व्हेन आई एम लाइबल टू पे टैक्स। एंड उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारा, और जब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारा है तब तब आई है अमेंडमेंट, तब जाके ऐड हुआ एनी अदर सम अंडर द एक्ट। ठीक है, देखिए ये डेफिनेशन कैसे इवॉल्व हुए। इसके बाद मजे वाली बात सुनिए, हुआ ये कि क्लबिंग नाम का एक चैप्टर हम लोगों को दिया है मालिक, सेक्शन 60 से 64 कवर होता है क्लबिंग नाम का सेक्शन। अब क्लबिंग के अंदर में क्या होता है जरा समझना, क्लबिंग के अंदर में क्या किया जाता है, किसी और की इनकम आपके अंदर में नोटिस दे करके ऐड की जाती है। तो एक एओ ने ऐसा ही किया कि आप किसी और की इनकम असेसी के साथ ऐड करी, असेसी ने खुद के ऊपर आने वाले टैक्स पे कर दिया, दूसरे के ऊपर आने वाला टैक्स पे ही नहीं किया। एओ भड़क गया, एओ ने बोला मैंने तेरे को दोनों चीज दी थी, क्या किया है तूने? असेसी कहता लॉ आप ही ने तो कहा था पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, मैं किसी और का आपने मेरे को बोला ही कहां, पहले अपने लॉ सुधारिए फिर मेरे से बात कीजिए। डिपार्टमेंट फिर हारा, और जब जब ये हारा है अमेंडमेंट आया है। सो यहां पे ऐड हुआ और इन रिस्पेक्ट ऑफ other person he is liable for his income or loss, या किसी और पर्सन के लिए ये लाइबल है, तो तभी जाकर के क्लबिंग प्रोविजन को एक्चुअली इफेक्ट मिलना शुरू हुआ। दूसरा डीम टू बी असेसी, दूसरा क्या बेटा, डीम टू बी असेसी, डीम टू बी असेसी। अब देखिए हुआ क्या, आपको तो पता है असेसी एंड कंपनी आर 2 सेपरेट पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, कभी बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने। अब इसके कारण हुआ क्या, कंपनी को नोटिस दिया तो कंपनी के बिहाफ पे कोई भी मैनेजमेंट वाला पर्सन इनकम टैक्स में उठ के ही नहीं गया। उन्होंने बोला यार ये क्या मजाक है, कंपनी को नोटिस दिया कोई आ ही नहीं रहा, डायरेक्टर के पास गए, क्या तेरे को बुलाया आया समझ में नहीं आया,
चिल्लाइए मत, आपने मुझे नहीं कंपनी को बुलाया। अरे यू डिनोट द कंपनी नो, मैं सेपरेट, आपके कंपनी लॉ में लिखा है ये सेपरेट है, तो कंपनी का डिफॉल्ट में आप मेरे को क्यों नोटिस भेज रहे हो, मुझे क्यों हरास कर रहे हो, कंपनी को बोलिए आइए। लॉजिकली सोच के बताइए, कंपनी जा सकती थी? नहीं जा सकती थी। डीम टू बी एसएससी माना गया, मतलब कुछ लोगों को डीम किया जाएगा ये एसएससी है। कंपनी के केस में कौन बेटा? डायरेक्टर। फर्म के केस में कौन बेटा? पार्टनर। यस। ट्रस्ट के केस में कौन बेटा? ट्रस्टी। ये डीम्ड एसएससी बन जाते हैं। तो अब टेक्निकली जब हम कंपनी को नोटिस देते हैं, उनको एड्रेस किया जाता है एंड उनको बुलाया जाता है। तीसरा, एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट। अब देखिए हुआ क्या, ये भी एक बहुत मजेदार किस्सा है कि कैसे इसको ऐड किया गया। राइट, होता ये था कि कोई पर्सन जो है ये टैक्स पे करने के लिए सपोज लायबल नहीं है, सपोज, बट इनकम टैक्स की कुछ नॉन कंप्लायंसेस कर लेता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजी फॉर नॉन कंप्लायंस, फॉर नॉन कंप्लायंस उसको क्या भेजी? नोटिस भेजी। इस नोटिस को उसने रिप्लाई किया नहीं, एओ भड़क गई, एओ बोली हे हेलो मैंने तुम्हें बुलाया, तुम आई नहीं। मैडम देखिए, आप आधी रात को बुलाओ मैं आ जाऊंगा, बात वो नहीं है, बात ये है कि आपने मुझे इनकम टैक्स के लिए बुलाया, मैं एसएससी हुई नहीं, आपने मेरे को नोटिस दिया कैसे? कैसे दिया मतलब? तुमने नॉन कंप्लायंस किया इसलिए दिया। मैडम 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 मेरी बात नहीं समझ रही हैं आप। एम आई पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स? यस और नो? नो। एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अदर्स पेमेंट? नो। एम आई डीम टू बी एसएससी? नो। तो आप मेरे पे नोटिस दे कैसे रही है? या तो मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल होना चाहिए, या कुछ तो होना चाहिए, मैं तो इन सब में हुई नहीं। एसएससी इन डिफॉल्ट को ऐड किया गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फेल टू डिडक्ट टैक्स या टीडीएस, if you fail to deduct tax or TDS, इज दैट डन मालिक? समझ में आया डेफिनेशन कैसे इवॉल्व हुई? देखिए इनकम टैक्स का जो लॉ बनाया ना, ये कभी भी एक साथ नहीं बन गया। वो लॉ बनाते, आप तोड़ते, आप मतलब आपके सीनियर पूर्वज, बराबर है, लॉ लेके आते आप तोड़ते, वो लॉ लाते आप तोड़ते, और इस चक्कर में इनकम टैक्स बढ़ता गया। यस, चलिए इस बढ़ते हुए से याद आया, इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं, इट्स अ बिग 4 क्वेश्चन, टेक महिंद्रा क्वेश्चन। इसको सीमेंस के भी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया था, एंड बहुत सारी फर्म्स इस क्वेश्चन को पूछते हैं जब आप डीटी के इंटरव्यूज देने के लिए जाते हैं। सो हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन इनकम टैक्स? सर बहुत है, बहुत बहुत है। फिर भी एक रफ आइडिया बताओ, चलो जल्दी जल्दी। हाँ, क्या पास करना है? सीए फाइनल। क्या लगाना है? एसीए एफसीए। और तुम वो प्रजाति हो जिसने इनकम टैक्स पढ़ के आया है, और इनको ये नहीं पता कि इनकम टैक्स में सेक्शन कितने हैं। कितनों ने आर्टिकलशिप डीटी में करी है? मतलब थोड़ी बहुत। हाँ, वो मतलब सीनियर ने बताया था क्या करना है, हमने बस उतना कर दिया। कुछ ने तो आर्टिकलशिप ही इतनी प्यारी की है कि क्या बताएं। हाँ जी, कितने सेक्शन है? एनीवन? एंड आंसर इज यस, योगेश ने सही जवाब दिया है। देयर आर 298 सेक्शंस इन इनकम टैक्स। कितने? 298। लिखो बे, इंटरव्यू क्वेश्चन है, आज नहीं तो कल काम आएगा। देयर आर 298 सेक्शंस। लेकिन एक बार ना मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली 298 है नहीं, देयर आर 758। एक बार मैं इस सब्जेक्ट से खुद फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं इस सब्जेक्ट से एक बार खुद फ्रस्ट्रेट हो गया जीवन में कि ये साला क्या है मजाक। एक बार काउंट करने बैठा 758 निकले। अब पूछो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स जिसने बनाया उसने सेक्शन 80 को सिर्फ 80 काउंट किया। 80C, 80 ट्रिपल सी, 80CC, CCD, D, डबल D, ट्रिपल D, ये जो ABCD उसने लगाई ये उसको काउंटिंग में ही नहीं आई, एंड दैट्स व्हाई वो बड़ा होता गया। यस, अच्छा जी सर, ये समझ में आया एसएससी का डेफिनेशन। तो इधर आ जाइए, शॉर्ट में अगर आप देखेंगे, पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, डीम टू बी एन एसएससी एंड एसएससी इन डिफॉल्ट, ये 3 इसके अंदर में आते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलो जी, यहां आपका बेसिक पक्का हुआ। यहां तक कि हमने 2 चीज देखी जो थ्योरी में पूछी जाती है। पहला, एक्सेप्शन टू द प्रीवियस ईयर एंड
असेसमेंट, यस। यहां से हम एंटर कर रहे हैं टैक्स कैलकुलेशन की ओर, यहां से हम एंटर कर रहे हैं टैक्स कैलकुलेशन की ओर। आई होप स्पीड एकदम सही चल रही है, स्पीड में नहीं जा रहे हैं हम। जितना आपके काम का है हमने उतना कवर कर दिया। एग्जाम ओरिएंटेड में इतना ही कवर हो सकता है, ऐसे ही कवर हो सकता है, यस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टैक्स रेट देखिए, इंडिविजुअल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज के लिए ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम भी आ चुका है। मैं हाल फिलहाल में जब आपको टैक्स कंपटीशन सिखा रहा हूं, इसमें ऑल्टरनेटिव टैक्स नहीं सिखा रहा, आगे एक टोटली टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर आगे है। मैंने आपको इंडेक्स में दिखाया था, इधर देख लीजिए, मैंने आपको इंडेक्स में ऑलरेडी दिखाया। अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम 48 नंबर का टॉपिक है, हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। आज हम लोग टैक्स कैलकुलेशन की ओर जा रहे हैं, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन। तो एसएससी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम ले ले, या तो वो नॉर्मल स्लैब रेट्स पे चले। तो चलिए भूली पिसरी यादों को याद करते हैं। नॉर्मल टैक्स रेट, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, टैक्स रेट रादर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है स्पेशल, यस। नॉर्मल टैक्स रेट एंड टीडीएस रेट ये कहां मेंशन्ड होते हैं? मतलब कहीं से तो मिलते होंगे ना, हर साल चेंज आता होगा, कहां मिलते हैं, कहां ढूंढना होता है? बजट, हाँ। चलिए बात निकली है बजट की तो थोड़ी दूर तक के लेके जाते हैं। बजट कौन से एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर होता है? फाइनेंस एक्ट, परफेक्ट। इतना बीएमडब्ल्यू है यहां लोगों का, बीएमडब्ल्यू मतलब बेसिक में वांदे। सर बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, सीपीटी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये, आपको पढ़ाया था कभी। बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसका फाइनेंस पोर्शन फाइनेंस एक्ट में ऐड होता है, ठीक है। तो थोड़े पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, है ना। अच्छा फिर बाद में नहीं तो जाके चिल्लाओगे इंस्टीट्यूट ने फेल कर दिया। अबे पहले लॉजिक तो क्लियर कर ले अपने, इंस्टीट्यूट को गाली देने से पहले अपने बेस तो क्लियर कर, पहले अपना खेल ऊंचा कर, फिर तेरी आवाज ऊंची करना, है ना। तो चलो मुझे एक और बात बताइए, तो जो भी चेंजेस आते हैं रेट के, ध्यान से सुनिए, रेट दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल स्लैब रेट, दूसरा टीडीएस रेट। ये दो मेन रेट है जो फाइनेंशियल ईयर्स में यूज होते हैं। ये दोनों लिखे होते हैं फाइनेंस एक्ट के अंदर में, शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 टू द फाइनेंस एक्ट के अंदर में लिखे होते हैं। और स्पेशल रेट्स जो है इनकम टैक्स के, वो इनकम टैक्स एक्ट में ही लिखे हैं। सर स्पेशल रेट तो हमने कभी सुना ही नहीं। सुना क्या नहीं, तूने सॉल्व भी किया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, वो इनकम टैक्स का 112 है, समझ आ रही बात। 111A में 15%, वो इनकम टैक्स का है। जबकि स्लैब रेट पढ़ते वक्त ऐसे सेक्शन तूने नहीं पढ़े, समझ में आ रहा है। तो स्लैब रेट्स एंड टीडीएस के रेट्स जो होंगे हर साल, वो शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट के अंदर में अवेलेबल होते हैं, जबकि स्पेशल रेट्स आर गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर है? तो इधर आइए, पेज नंबर 3 पे देखिएगा, नॉर्मल रेट्स आर गिवन इन फाइनेंस एक्ट, जबकि स्पेशल रेट्स आर गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर है? चलिए स्लैब रेट से चालू करते हैं, इंडिविजुअल्स के स्लैब रेट से शुरू करते हैं, राइट। धुंधला धुंधला कुछ याद है क्या स्लैब रेट था? 2,50,000 सीनियर सिटीजन्स के लिए, 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, याद आपको सब है। अब मैं आपके जब टैक्स कैलकुलेशन कराऊंगा तब समझेंगे और कुछ, ठीक है। चलिए समझते हैं। असेसी हु इज इंडिविजुअल रेसिडेंट अप टू 60 ईयर्स, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AJP, इन 5 लोगों के लिए अप टू 2,50,000 नील। आपकी टोटल इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम 2,50,000 तक के है साल भर की, तो आपका टैक्स क्या पे करना है? 0। 2,50,000 से 5 लाख 5% स्लैब रेट है, अप टू सर्टेन लिमिट डैश, बियॉन्ड सर्टेन लिमिट 5% इज टैक्स। चलिए कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर पे स्पीड में कुछ कैलकुलेशंस करिए, कैलकुलेटर उठाइए, स्पीड में कुछ कैलकुलेशंस करिए। सपोज आपकी इनकम 2,40,000 है, टैक्स नील ऑब्वियसली, यस। सपोज आपकी इनकम 4,90,000 है, सिर्फ टैक्स निकालिए, हाल फिलहाल में रिबेट का मत सोचिए, धीरे धीरे जाएंगे। 4,90,000 पे क्या सीधा 5% होगा? ना, 4,90,000 में से आप सबसे पहले 250 माइनस करेंगे। मैं जानबूझ के ये अजम्पशन से पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। 250 माइनस करेंगे, बैलेंस इनकम 240 पे कितना परसेंट? 5%, दैट इज 12,000। समझ में आ रहा है सभी को? यस। 5 लाख पे निकालो, 12,500
एक मिनट, अब शॉर्टकट इस्तेमाल करना सीखो। 5 लाख तक आपका टैक्स आएगा 12,500। शॉर्टकट दिमाग में सेट कर देना, आफ्टर रिड्यूसिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। समझ में आ रही बात? 5 लाख से 10 लाख तक 12,500 तो फिक्स हो गया, ध्यान से समझना, 12,500 फिक्स हो गया। बैलेंस 5 लाख पे 20%, मतलब 1 लाख, यानी 10 लाख तक आपका टोटल टैक्स आ जाता है 1,12,500। यस, चेक कर लीजिए कैसे। 10 लैक्स, लो कैलकुलेटर पे 10 लैक्स, 10 लैक्स में से 5 लाख तक का टैक्स क्या मेरे बच्चे को पता है क्या आना है? 12,500। आफ्टर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख माइनस कर दो, बचे हुए 5 लाख पे 20% प्लस 12,500, दैट कम्स टू 1,12,500। तो 10 लाख तक का शॉर्टकट दिमाग में सेट कर लो, 1,12,500। क्लियर है मालिक? यस। चलो जी, अब कैलकुलेशन भी करते हैं। क्या टैक्स करते वक्त सिर्फ टैक्स आता है? आंसर इज नो। टैक्स करते वक्त आपका एक और चीज आता है, HEC @4%। तो आपको प्रॉब्लम में बोला हो या नहीं बोला हो, जब भी आप टैक्स निकालेंगे 4% ऐड करके निकालेंगे, बराबर है? टैक्स के साथ साथ दूसरी चीज जो टैक्स कंप्यूट करते वक्त तुमको याद रखनी होती है, वो होता है रिबेट। देखिए, रिबेट क्यों दिया गया, इसके पीछे का लॉजिक समझो। रिबेट दिया इसलिए गया था क्योंकि होता क्या था, पिछले कई सालों से बेसिक स्लैब लिमिट को बदला ही नहीं गया है, राइट? और हर साल डिमांड आती थी कि स्लैब लिमिट बढ़ाओ, स्लैब लिमिट बढ़ाओ, स्लैब लिमिट बढ़ाओ। भारत सरकार ने स्लैब लिमिट ना बढ़ा करके रिबेट बढ़ा दिया। पूछो क्यों? लॉजिक इसका ये था, आप सोच के देखिए, मुकेश अंबानी साहब भी तो इंडिविजुअल हैं, उनको 2.5 लाख की जगह 5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, उनको जरा सा भी फर्क पड़ने वाला है क्या इस बात से? नहीं। अक्षय कुमार, सलमान भाई, ये इतने अमीर लोग हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब 2.5 लाख करो या 5 लाख करो, लेकिन इनको 5 लाख का बेनिफिट दे दिया तो जो टैक्स पे करने की कैपेसिटी भी रखता है वो भी नहीं पे करेगा। इसीलिए उन्होंने स्लैब रेट इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि स्लैब रेट इंक्रीज करते तो बेनिफिट हर एक को मिल जाता। दे हैव जस्ट इंक्रीज्ड, बोलो बेटा, रिबेट। तो रिबेट किसको मिलेगा? रिबेट इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल असेसी को ही सिर्फ क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा। दैट टू असेसी मस्ट बी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट को रिबेट मिलता नहीं। सो असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट। टोटल इनकम, क्या बेटा? टोटल इनकम। वेट अ मोमेंट, मुझे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम? मुझे कंफ्यूजन है, प्लीज क्लियर कीजिए। हाँ बोलो, क्या मैं कह सकता हूं ग्रॉस टोटल इनकम इन इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स, सैलरी, HP, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, प्लस क्लबिंग? डू यू अग्री? प्लस क्लबिंग ऑफ इनकम इफ एनी, माइनस सेट ऑफ लॉसेस इफ एनी, तो जो बनेगा ये बनेगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर है मालिक? सो टेक्निकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 + 2, 7 टॉपिक्स। What is total income? Gross total income minus deduction under chapter 6A. तो आपका क्या बनेगा बेटा? Total income. You are paying tax on total income and not gross total income. You are paying tax on total income and not gross total income. So यहां बोल रहे हैं अगर आपको रिबेट लेना है, assessee should be individual, he should be resident. Total income does not exceed 5 लाख। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जाती, रिबेट इज 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। यस और नो? तो टैक्स निकालते वक्त HEC भी ध्यान में रखना है, रिबेट भी ध्यान में रखना है। यस, अच्छा जी। साथ साथ में एक और चीज, राउंडिंग ऑफ। सी, हमारे अकाउंट्स जैसा काम नहीं होता कि हर जो फिगर मिली वो कंप्लीट फिगर हो। 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, कंप्लीट फिगर्स नहीं होते। और इनकम टैक्स ने इसी चीज को अवॉइड करने के लिए टैक्स में राउंड ऑफ नाम का कॉन्सेप्ट निकाला। यस, टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स बोथ आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। सो 288A टॉक्स अबाउट टोटल इनकम राउंड ऑफ, 288B टॉक्स अबाउट टोटल टैक्स राउंड ऑफ। ये दोनों भी फाइनल टोटल इनकम एंड फाइनल टोटल टैक्स आफ्टर HEC क्या किया जाता है? राउंड ऑफ किया जाता है इन मल्टीपल ऑफ ₹10। सर इतना इंग्लिश नहीं समझे हम, इन मल्टीपल ऑफ ₹10 क्या होता है? आखिरी फिगर पे फोकस कीजिए। कौन सी फिगर? हाँ, आखिरी फिगर पे फोकस कीजिए। ये आखिरी फिगर
जो भी अमाउंट है उसकी आखिरी फिगर पे फोकस कीजिए। आखिरी फिगर अगर 5 या 5 से ऊपर है, हायर साइड राउंड ऑफ, अदरवाइज लोअर साइड राउंड ऑफ। पूरा मॉड्यूल आपका इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व किया गया है, बताया हो या नहीं बताया हो, पर आपका पूरा मॉड्यूल ही ऐसे सॉल्व किया है। तो आखिरी फिगर अगर 5 या 5 से ऊपर है, हायर साइड राउंड ऑफ, अदरवाइज लोअर साइड राउंड ऑफ। क्लियर है? सो आखिरी फिगर यहां पे 1 है, बताइए क्या मुझे लोअर साइड राउंड ऑफ करना चाहिए? यस। 3 चीज हो गई। चलिए अब कुछ सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर आपके पास नोट्स है, अगर आपके पास नोट्स है तो यहां लिखिए इन सब के कंसेप्ट को कवर करते हुए एग्जांपल नंबर 1। अगर आपके पास नोट्स है तो आप यहां पे लिखिए एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ एग्जांपल नंबर 1। फास्ट ट्रैक में हम लोग मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ही फास्ट ट्रैक का है। रिवीजन जो रहता है इसमें क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ रिवीजन होता है। तो एग्जांपल नंबर 1, चलो जल्दी से आइए। सपोज कर लीजिए मेरा टोटल इनकम इज 9,98,432 है, बराबर। एक साथ में सॉल्व करते हैं, दूसरा आप सॉल्व कर लेना, पक्का? यस। अब प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? लॉ पूरा पता है, हाउ टू प्रेजेंट इट यू डोंट नो। ये आपके साथ है इशू। पहले समझो इशू क्या है, अब प्रेजेंटेशन पे फोकस करो, क्योंकि आपने शायद जितनी क्लास लगाई उन्होंने कंटेंट तो पढ़ा दिया, प्रेजेंटेशन कभी बताया ही नहीं। इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप यहां पे एक और कॉलम ऐड कीजिए, टैक्स। सबसे पहले यहां पे एक और कॉलम ऐड कीजिए, टैक्स। अब मेरे साथ मेरा बच्चा सोच करके बताएगा। टैक्स का प्रेजेंटेशन करने का कोई फॉर्मेट नहीं है, पर हाँ एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट दिया जा सकता है। इस 9 लाख में से सबसे पहली एक्टिविटी आप क्या करेंगे? राउंड ऑफ। आप सबसे पहला काम करेंगे राउंड ऑफ, क्योंकि टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना आपको मैंडेटरी है। आखिरी फिगर पे फोकस कीजिए, क्या वो 5 या 5 से ऊपर है? आंसर इज नो, तो लोअर साइड राउंड ऑफ कर दिया आपने। राउंड ऑफ करने के बाद अब आप टैक्स निकालेंगे। सिर्फ ये एक एक्टिविटी न करना आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट करवा देगा। सिर्फ ये एक एक्टिविटी न करना आपका 0.5 डिडक्ट करवा देगा। राउंड ऑफ करवाने के बाद आप मुझे बताइए, क्या मेरा बच्चा 5 लाख तक का टैक्स का शॉर्टकट जानता है क्या? 5 लाख तक का टैक्स कितना आने वाला है? 12,500। तो यहां पे आप डालिए अप टू 5 लाख। अप टू 5 लाख, व्हाट इज योर टैक्स? इज इट 12,500? यस। आपका बैलेंस इनकम कितना बचा? दूसरी बड़ी गलती, बैलेंस को बेल लिखना। यू आर नॉट राइटिंग एन टेक्स्ट मैसेज टू योर एक्स, आप है ना पेपर लिख रहे हो, एंड दैट हैज टू बी फॉर्मल। पूरा लिखना ट्राई करो। इज इट 4,98,430? 498,430 का बोलो बेटा कितना परसेंट बेटा? अब इस पे टैक्स रेट आएगा 20%। चलो दैट्स कम टू 99686। चलो अब आपका टोटल टैक्स निकाल दो। टोटल टैक्स कम्स टू 112186। हाँ या ना? ऑनलाइन मेरे साथ योगेश कनेक्टेड है, वो भी जवाब दिए जा रहे हैं। बाकी भी जितने लोग कनेक्टेड है वो भी फटाफट जवाब दे दो। यस। इसके साथ साथ अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में। स्टॉप, अपने मन में फिर से सवाल पूछिए, क्या मेरा टोटल इनकम 5 लाख से कम है? क्या मेरा टोटल इनकम 5 लाख से कम है? नहीं। क्या मेरा टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है? नहीं। तो ना रिबेट आ रहा है ना सरचार्ज आ रहा है। सीधा सीधा क्या आएगा बेटा? HEC @ 4%। 4487। 1 रुपए के लिए झगड़ा मत करना, सब राउंड ऑफ होने वाला है, तो मेरे से बिल्कुल झगड़ा मत करना इस चीज में। टोटल टैक्स बोल बेटा कितना लगने वाला है? 673 और 4 एज द केस मे बी। 1 मिनट, खत्म हो गया या राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा? 116670। इस एक प्रॉब्लम में आपने राउंड ऑफ भी सीखा, आपने HEC भी सीख लिया, टैक्स भी सीख लिया, 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ कवर हो गए। ठीक है, ये तो मैंने सॉल्व किया। अब तुम्हारी बारी। टोटल इनकम, चलो बेटा फटाफट। 8,82,834। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। यू हैव टाइम ऑफ 2 मिनट्स। योर 2 मिनट स्टार्ट्स नाउ। लिखना भी है। ओरल राइटिंग देने जाएगी क्या नालायक लड़की?
एग्जामिनर को क्या ओरल शक्ल दिखाने जा रहे हो क्या? वाइवा चल रहा क्या? आंसर इज, जल्दी से जितने लोग कनेक्टेड है फटाफट जवाब दो। हम्म 92,630 इज वन ऑफ द आंसर आई एम गेटिंग ऑनलाइन। वेदांत जवाब दे रहा है मेरे को। बोलो, सबसे पहले राउंड ऑफ कर दूं मैं। राउंड ऑफ जब मैं करता हूं 882830, इसमें से पहले 5 लाख तक का टैक्स मेरे को पता है 12,500, बैलेंस बचता है 3,82,830। इस पे टैक्स रेट आएगा 20% के हिसाब से। सो 382,830 इंटू 20%, is it 76566? The total tax comes to 89066। इस पे डायरेक्टली HEC ऐड कर दूं क्या ब्रो? 3563, समझ गया ना? टोटल कम्स टू 92629, which is rounded off to 92630। सॉर्टेड है मालिक? समझ में आ गया एडजस्टमेंट कैसे करनी, शॉर्टकट को यूज कैसे करना है, राइट? एक होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। टोटल इनकम होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क कल चेक करेंगे। टोटल इनकम 15,19,296। अब शॉर्टकट 5 लाख वाला यूज करोगे या 10 लाख वाला यूज करोगे? 10। एक होमवर्क है, फटाक से करके आना, लिख के रखो 15,19,296, ये होमवर्क करके आना। डन है जी? चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। इनकम में सिर्फ नॉर्मल इनकम नहीं होती, नॉर्मल इनकम के साथ साथ स्पेशल इनकम भी होती है। पर उससे पहले एक सर्कुलर पढ़ा देता हूं। ये सर्कुलर इतना अजीबोगरीब सर्कुलर है कि आपको भी देख के शायद हंसी आ जाएगी। सर्कुलर सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है। एक सवाल उठा, मान लीजिए कोई एसएससी प्रीवियस ईयर में 59 का एज था, 1 अप्रैल को उसका बर्थडे था और वो 1 अप्रैल को बन जाता है सीनियर सिटीजन। सवाल उठता है कि ये सीनियर सिटीजन को बेसिक स्लैब रेट 2,50,000 का मिलेगा या 3 लाख का मिलेगा? क्योंकि इन द प्रीवियस ईयर ही वाज नॉन सीनियर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर ही इज सीनियर। सवाल उठा कि इन्हें 2,50,000 का बेसिक एग्जामिशन लिमिट मिलना चाहिए या 3 लाख का मिलना चाहिए। एक केस था इसके ऊपर, वेरी पॉपुलर, सुप्रीम कोर्ट में गया, प्रभुदयाल सेस्मा। एक केस था इसके ऊपर, प्रभुदयाल सेस्मा नाम का, जो ये कहता था कि भैया ये कौन सा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया कि भैया देखिए, टेक्निकली अगर आपका बर्थडे 1 अप्रैल को भी है तो यू हैव अटेन्ड योर एज ऑन 1 डे बिफोर इटसेल्फ, क्योंकि रात 12 बजे से लोग आपको विश करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आपको अगले दिन 12 बजे दोस्त बोल करेंगे भाई तेरा बर्थडे था ना। यही अगर आप लड़की हैं तो मतलब आप मान के चलिए 11:30 बजे से आपको मैसेज देना मिलना शुरू हो जाएंगे। यस, ये बेसिक पॉइंट है, लड़कों के साथ ये है ही। कुछ नालायक दोस्तों को तो हमारे 5 दिन बाद आता था, भाई तेरा बर्थडे गया क्या, पार्टी तो दी नहीं तूने, साले विश तो कर देता। तो सवाल उठा कि भैया सीनियर सिटीजन के साथ क्या होना चाहिए, क्या उसको बेसिक एग्जामिशन लिमिट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। इन दैट पर्टिकुलर केस सर्कुलर निकाला गया और ये ऑन द बेस्ड ऑन दैट केस प्रभुदयाल सेस्मा इट हैज बीन डिसाइडेड कि बॉस अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को आता है ही इज एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जामिशन लिमिट। सो इफ अ पर्सन बॉर्न्स ऑन 1 अप्रैल 1962 or 1942 accordingly, yes, he will get a slab rate of 3 lakh or 5 lakh
इन द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022। गेटिंग इट? चलिए यहां से हम चलते हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के ऊपर। यहां से हम चलते हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के ऊपर। वी हैव अंडरस्टूड दैट नॉर्मल रेट एंड स्पेशल रेट इज डिफरेंट। अब मुझे एक बात बताइए, आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो क्या उसको आपके जैसे ही ट्रीटमेंट मिलता है, कोई काम का नहीं, या उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है? नहीं, तुम्हारे घर पे तो अब तक के ऐसा हो चुका होगा ना कि यू नो जब से तुम इंटर के एग्जाम दिए होंगे तब से तुम्हारे घर पे तो ये हो चुका होगा ना, इसको छोड़ दिया, राशन कार्ड से भी इसका नाम हटा दिया गया है। तुम्हारे घर पे भी ऐसा हो चुका है कि भैया जो करना है कर, किसी से मत पूछ, वैसे भी तू सुनने तो किसी के वाला है नहीं। हुआ है तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी? यस, तुम्हारे साथ हुआ है, घर वालों ने निष्कासित कर दिया। चलो, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। अब आप मुझे बताइए स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स क्यों दिया गया? पहला ये सवाल, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स मालिक इसलिए दिया गया क्योंकि ये इनकम जनरली इन नॉर्मल पार्लेंस अराइज नहीं होती, राइट? एक आम आदमी के बारे में बात किया जाए तो जो नॉर्मली उनको ये इनकम अराइज नहीं होती, और इसीलिए अगर इनको स्पेशल इनकम मिला है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है बेटा तुझको मिला मुझको भी चाहिए, तुझको मिला मुझको भी चाहिए, तेरे को मिल रहा है मेरे को भी दे दे भाई। तो इस एंगल से क्या किया गया, आपको स्पेशल रेट्स दिए गए। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए। जब हम कैपिटल गेन में होंगे तब डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 111 ए का है। 111 ए मतलब जो सिक्योरिटीज या शेयर्स के ऊपर आता है, इस पे है बेटा कितना, 15%। लॉन्ग, अच्छा अगर वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा हो तो मैं आपको बता दूं, अगर प्रॉब्लम में सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा है और यहां पे शेयर्स एंड बाकी डिटेल्स नहीं दी गई है, तो इसके ऊपर जो टैक्स रेट है ये होगा नॉर्मल स्लैब रेट। याद रखिएगा, अगर ये 111 ए के अंदर में नहीं आता तो इसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट है जो आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। दूसरा, अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 के अंदर का, तो इस पे कितना परसेंट मिलेगा, 20%। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है 112 का तो इसमें क्या मिलेगा, 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 ए, ये भी काय के ऊपर आता है, शेयर्स जिस पे आपने एसटीटी पे किया होगा बियॉन्ड 1 लाख। ये बियॉन्ड 1 लाख क्यों है, इसका रीजन मैं आपको कैपिटल गेन में बताऊंगा, बट आप मान के चलिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए के अंदर में कवर हो रहा है, इस पे क्या नहीं मिलता, 1 लाख तक के टैक्स नहीं लगता। हालांकि एक और पॉइंट जो मैं ऊपर से कनेक्ट करता हूं, अगर टैक्स 112 ए के अंदर आ रहा है तो इसको रिबेट मिलता नहीं। इफ द टैक्स इज कवर्ड अंडर 112 ए तो उसमें से रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए मिलता नहीं। ये क्यों नहीं मिलता, 1 लाख तक एग्जम्प्ट क्यों है, इसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको 112 ए के साथ समझा दूंगा। बस अभी समझ लीजिए कि भैया टैक्स जो आता है, राइट, वो बियॉन्ड 1 लाख आता है एंड दैट टू 10%। तो ध्यान से सुनिए, अगर शेयर्स है, जनरली आज के तारीख में शेयर्स जितने भी है ये 112 ए के अंदर में कवर हो जा रहे हैं, बट 112 भी ऐसा सेक्शन है कि 112 ए की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, द टैक्स विल बी कवर्ड अंडर 112। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 ए बियॉन्ड 1 लाख 10%। कैजुअल इनकम, जितनी भी लॉटरी, विनिंग फ्रॉम वेरियस गेम्स, जैकपॉट्स, आपने ऐसी कोई इनकम कमाई है, सेक्शन 115 बीबी 30% टैक्स लगाने बोलता है। कितना परसेंट टैक्स लगाने बोलता है, 30% डायरेक्टली विदाउट डिडक्टिंग एनी एक्सपेंसेस। तो ये इनकम डायरेक्टली 30% से टैक्सेबल होती है। आपको याद होगा इस पे अगर विनिंग 10,000 के ऊपर गई, टीडीएस भी 30% से ही है। याद आ रहा है तुमको? यस। लास्ट वाला जो पॉइंट है, जो स्पेशल रेट है, ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, सर्च एंड सीजर के साथ डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखें, जब आप मेरे साथ डीटी पढ़ रहे हैं, मैं हर कॉन्सेप्ट आपको एक ही टाइम पे नहीं पढ़ा सकता। इसका वास्टनेस ही इतना बड़ा है कि हर चीज आप एक टाइम पे नहीं पढ़ा पाओगे, इंटरलिंकिंग में पढ़ना पड़ेगा बहुत सारी चीजें। तो कुछ जगह जहां मैं आपको बोल रहा हूं कि ये मैं बाद में पढ़ूंगा, भरोसा रखिए हम बाद में इसको कर लेंगे। यस, चलो एक बार रिकॉल कर लो। अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा होगा, नॉर्मल स्लैब रेट, 115 ए लिखा होगा तो, सॉरी 111 ए लिखा होगा तो 15%, 112 ए बियॉन्ड 1 लाख 10%, 112 20%, कैजुअल इनकम 30%। यहां लिखिए एग्जांपल नंबर 2, यहां लिखिए एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2,
स्पेशल रेट्स, पीजीबीपी 7 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 4 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 5 लाख, लॉटरी इनकम 6 लाख। आपकी टोटल इनकम बनी 22 लाख। चलिए समझिए प्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है। आंसर आप ही बताइएगा, मैं प्रेजेंटेशन पे फोकस कर देता हूं। आपको नहीं लगता सबसे पहले आपके पास दो फॉर्मेट है, एक है फॉर्मेट नंबर 1, आप नॉर्मल और स्पेशल को दोनों को अलग अलग कर लें, राइट। हम जब भी सॉल्व करेंगे फॉर्मेट नंबर 1 से सॉल्व करेंगे, इट्स मोर इजी टू सॉल्व। इसी को प्रेजेंट करने का एक और तरीका है, आप सब कुछ वर्टिकल में डाल दो। यस, ये हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन है, इसी को आप वर्टिकल प्रेजेंटेशन में भी डाल सकते हो। अब बताइए पहले किसे ट्रीट करूं, नॉर्मल या स्पेशल? स्पेशल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 लाख इंटू 20%। बोलो बेटा, इज इट 80,000 रुपीज? यस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5 लाख इंटू 15%, 75,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नहीं दिया हुआ है। सीधा लॉटरी इनकम 6 लाख इंटू 30%, 1,80,000। आपने एक चीज फोकस करी, मैंने इन्हें स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं दिया। स्पेशल रेट्स आर डायरेक्टली टैक्सेबल एट एप्लीकेबल रेट इन जनरल। वापस से सुनिए, स्पेशल रेट आर डायरेक्टली टैक्सेबल एट स्पेशल रेट इन जनरल। स्पेशल इनकम आर डायरेक्टली टैक्सेबल एट स्पेशल रेट इन जनरल। मैं इन जनरल पे 3 बार फोकस कर रहा हूं बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट्स। टोटल बताइए। इज इट 3,35,000? ये हो गया आपका टोटल, इसको नाम दे दो बी। अब स्पेशल के अलावा जो कुछ बचा सब नॉर्मल में डाल देना। क्या बचता है? 7 लाख, नॉर्मल 7 लाख। बच्चा मेरे बात समझ, इस 7 लाख पे आज तक तू जैसे टैक्स निकालते आया है, मैंने तेरे को सिखाया बिल्कुल वैसे निकाल। 7 लाख में से क्या 5 लाख तक के तेरे को टैक्स पता है कितने पे आने वाला है? अप टू 5 लाख टैक्स कितना आने वाला है? 12,500। बैलेंस इनकम 2 लाख पे टैक्स रेट कितना बेटा? 20%। स्टॉप। दो मिसकंसेप्शन जो आपके होंगे, पहला, टोटल इनकम तो 10 लाख के ऊपर जा रही है, टैक्स तो 30% होना चाहिए। गलत, आपने इन पे स्पेशल रेट लगा दिया। आपकी अदर इनकम जाती तो हम करते। दूसरी चीज क्या हमने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लिया ना? 5 लाख में से 2,50,000 माइनस किया, तभी तो टैक्स आया 12,500। सो 2 लाख इंटू 20%, दैट्स दिस कम्स टू 40,000। टोटल कम्स टू 52,500। ये बना टोटल। सर आपने तो एचईसी लगाया ही नहीं। एचईसी टोटल टैक्स पे लगता है, अभी हमने सिर्फ नॉर्मल पे टैक्स निकाला और स्पेशल पे टैक्स निकाला। अब इन दोनों एक्सेल शीट को मर्ज कर दो, ऑफिस में जरा इमेजिन करो। ये दोनों एक्सेल शीट को मर्ज कर दो, एक्सेल शीट ए एक्सेल शीट बी। आ रहा क्या ध्यान में तेरे? दोनों को मिला दे ए प्लस बी, क्लाइंट को क्योंकि यही समझ आएगा तेरे। इज इट 3,87,500? अपने आप से सवाल पूछ, क्या तेरी टोटल इनकम, टोटल नॉर्मल प्लस स्पेशल 5 लाख से नीचे है? नहीं। क्या वो 50 लाख से ऊपर है? नहीं। क्या मैं डायरेक्टली तेरे साथ एचईसी का खेल खेल सकता हूं? इज इट 15,500 ब्रो? मेरे भाई, मेरे भाई 4,03,000 साहब, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? प्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा प्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है? आप वर्टिकल कर ले, ए में आप निकाल ले स्पेशल, बी में आप निकाल ले नॉर्मल, और दोनों को टोटल कर ले ए प्लस बी।
आंसर सेम ही आने वाला है, आप समझ सकते हैं। तो एक फॉर्मेट ये है, एक फॉर्मेट ये है, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट यूज करो, एग्जामिनर कुछ नहीं बोलने वाला। लॉजिकली ये आपका पेज ज्यादा ले लेगा, ये आपका पेज कम यूज करेगा, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। मतलब मान लो अगर इसमें कैलकुलेशन में गलती भी हो गई, आप एग्जाम में पूरा पेज काटने से बेटर सिर्फ एक पार्ट काटेंगे, पेपर का प्रेजेंटेशन भी बना रहेगा। समझ में आ रहा है सभी को, हाँ या ना? यस। चलो जी, ये तो मैंने सॉल्व किया, एक आपके लिए भी बनता है, चलो जल्दी से बनाओ। एक पीजीबीपी 18 lakhs, लॉटरी 3 lakhs, डिविडेंड 4 lakh, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A 11 lakh, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 4 lakh, टोटल 40 lakhs। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डन। बोलो जी। हाँ जी, नॉर्मल और स्पेशल अलग अलग कर दूं? फॉर्मेट 1 फॉर्मेट 2 अपनी मर्जी से जो चाहे यूज कर लेना। इधर देख लीजिए, क्या मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A के अंदर में आ रहा है, यहां पे 10 लाख पे 10% ले लूं? किसी को तकलीफ तो नहीं? यस ना? 10 लाख पे 10% कितना आ रहा है बेटा? 1 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 का है, क्या ये 4 लाख पे 20% आ रहा है, हाँ या ना? 4 लाख पे 20%, इज इट 80,000 रुपीज ब्रो? यस। लॉटरी के ऊपर 115 बीबी 3 लाख का 30%, इज इट 90,000? सो टोटल बन रहा है 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख, इज इट 2,70,000? यस और नो? यस। जो बचता है सब बचता है नॉर्मल, 18 लाख प्लस डिविडेंड के 4 लाख। अगर आप बहुत ओल्ड स्टूडेंट रहे होंगे या बहुत दिनों के गैप के बाद पढ़ रहे होंगे तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर डिविडेंड तो टैक्सेबल कब से हो गया, डिविडेंड तो एग्जाम था।
गए वो जमाने 2020 में। 2020 से डिविडेंड टैक्स हो चुका है। सो 18 + 4 इज इट 22 लाख? यस। आप मुझे बताइए, आप मुझे दोस्तों आप मुझे बताइए कहां तक का टैक्स आपको पता है? 10 लाख तक का टैक्स आपको पता है? कितना आ रहा था? 1,12,500। स्टॉप। दो कॉमन अजम्पशन। अगर आपको प्रॉब्लम में ये नहीं लिखा एसएससी कौन है, अज्यूम रेसिडेंट। अगर आपको ये नहीं लिखा उसका एज क्या है, अज्यूम बिलो 60। ये कॉमन अजम्पशन है जो खुद मॉड्यूल भी सॉल्व करता है। यस, तो ये बाय डिफॉल्ट का अजम्पशन है, कहीं लिखा पड़ा कुछ नहीं है, पर ये डिफॉल्ट है। बैलेंस बचा 12 लाख रुपीज से। यस। टैक्स रेट कितना परसेंट बेटा? 30%। सो 12 लाख इंटू 30% कितना आया बेटा? 3,60,000 रुपीज। 3,60,000 प्लस 1,12,500, 472,500। चलो दो एक्सेल शीट को मर्ज कर दो। टोटल टैक्स बनाया 2,70,000। डज दिस कम्स टू 742,500। ऐड कर दो इसमें से HEC एट द रेट ऑफ 4%। इज इट 2,9700 and the final answer comes to 7,72200। yes or no? yes मालिक, that's it। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा, ध्यान से सुनना, आज हम लोगों ने पढ़ा कहां तक का? टैक्स कैलकुलेशन तक का पार्ट। यस, डेली ये वीडियोस आपको YouTube के ऊपर मिल जाएंगे। आप हमारी जो बुक्स है लेना चाहे ले सकते हैं। कहां से लेंगे? ekatwamacademy.com, vlearnclasses.com या wowclasses.com से ले सकते हो, या भारतवर्ष में हमारे जितने भी नॉलेज पार्टनर्स हैं, यस, आप अलग अलग वेबसाइट्स जितनी भी है आप यहां से भी बाय कर सकते हैं, वो ये आपको सपोर्ट करेंगे। यस, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो याद रखिए 7 दिन दीजिए, 7 दिन के अंदर में आपको ये बुक्स डिलीवर हो जाएंगे। राइट, आप मेरे को साथ साथ में इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। डन। चैप्टर नंबर 1 के नोट्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी PDF शेयर कर दिया था। कल का टारगेट क्या रहेगा मैं आपको पहले बता दूं। कल का टारगेट हमारा आगे का टैक्स कैलकुलेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कल हम 3 अमेंडमेंट कवर करने वाले हैं। पहला, टैक्स रेट में जो अमेंडमेंट आया है, सरचार्ज में जो अमेंडमेंट आया है, और इसके अदर पार्ट में जो अमेंडमेंट आया है AOP से रिलेटेड, वो हम कल करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम कल आगे के टॉपिक्स भी शुरू करने वाले हैं। तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि कल हम मिलेंगे डॉट शाम 6:30 बजे। डन। बाय बाय एंड टेक केयर। आप जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है, आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर डेली कितने बजे रहेगा? डेली 6:30 से लेकर के 8:30 मैंने टाइम रखा है। ये बाय डिफॉल्ट में 9 तक पहुंच सकता है डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक। मैंने जानबूझ के 8:30 रखा था ताकि बच्चा समझे, वो उतना खुद ही समझ के रहता है फाइनल का बच्चा कि वो इतना बढ़ सकता है। ठीक है। सर डाउट सॉल्विंग के लिए ग्रुप है क्या? ये एक मैं सेपरेट इसका ग्रुप बना रहा हूं, डोंट वरी। तो उसके अंदर में आप कर सकते हैं, एक दूसरे के डाउट भी आप सॉल्व कर पाएंगे। यस, डन। एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि भैया जो बच्चा ऑलरेडी क्लासेस के लिए पे कर चुका है या जिसको अब रिवीजन की जरूरत है बट कांट अफोर्ड, मेरा ये वीडियो आप प्लीज उन तक के पहुंचा दीजिए। वो बच्चा अपनी मजबूरी लेके मेरे तक पहुंच सके या ना सके, पर आपके ऊपर जिम्मेदारी कि आप मुझे उस तक के जरूर पहुंचाएंगे। क्या इसमें सारे टॉपिक कवर होंगे? आंसर इज यस। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं इसमें सारे टॉपिक कवर होंगे इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्स। ये CA और CMA फाइनल्स के लिए है फॉर द पर्पज ऑफ May, June, November, December 23। बाय बाय एंड टेक केयर।